कुछ स्टेट्स के इश्यूज हैं उसको देखेंगे, फिर उसके बाद फेडरल इश्यूज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो एक टाइटल दे दीजिए, संघ एवं राज्यों के बीच, संघ एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन है ना। तो यूनियन है ये, और ये स्टेट है। आपका जो स्टेट से इधर नाम लिख लीजिए, राजस्थान, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जहां के भी हैं आप लिख सकते हैं। तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन पे, पहले उसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी बातचीत की है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ एजेंसियों के बारे में देखा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस कुछ हमने देखे, जैसे वी हैव सीन ऑलरेडी द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, वी हैव गॉन थ्रू द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एचआरडी या एजुकेशन, कुछ भी आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसे संगठनों के बारे में हमने बातचीत किया, सचिवालय आप सामान्य रूप से कह सकते हैं। और अगर अब वो मुद्दे जो डिस्कस किए थे हम कि प्रधानमंत्री कार्यालय शक्तियों का केंद्र बनता जा रहा है और बाकी कई जगह से मिनिस्ट्री से पावर ले लिया है, उस बात को छोड़ दीजिए। औपचारिक रूप से अगर बात करें ऑफिशियल वारंट में, तो ये कोई भी संगठन बड़ा छोटा नहीं है, स्ट्रक्चर सभी समान है। और सभी जगह, जैसे यहाँ पे सेक्रेटरी है, यहाँ सेक्रेटरी है, यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी भी अपने आप में प्रशासनिक अध्यक्ष ही है। ही ऑब्लिक सी इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हैं, ये भी और कुछ नहीं है, भारत सरकार के एक सचिव है। एवरीवन इज वर्किंग एज ए सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये सब बराबरी का पद है अपने आप में, बस थोड़ा पैसा ज्यादा दे देते हैं, 10-20 हज़ार ज्यादा इनको मिलेगा। अगर पे स्लिप देखोगे तो थोड़ा ज्यादा होगा, दिमाग शांत करने के लिए, थोड़ा लगे कि आप बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन ऑफिशियल वारंट में सभी समान है। जैसे ही आप बोलते हैं सचिवालय, तो इसका क्या मतलब बनता है कि एक मिनिस्ट्रीज में, जैसे ये उसके पार्ट है, केंद्रीय सचिवालय का पार्ट गृह मंत्रालय है, ये शिक्षा मंत्रालय है, इन दोनों का भी दर्जा क्या है, तो आप पढ़ लिख चुके हैं, क्या है, कंडक्ट ऑफ बीआर, बिजनेस रूल। इससे क्या है, ये 1961 क्या कहता है, इनका दर्जा क्या है, मंत्रालय या विभाग। और ये क्या है, ये भी मंत्रालय है, ये क्या है, ये भी मंत्रालय है। तो सब क्या हुआ, एक समान, यानी संघ में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, ठीक है, ये बात है। राज्यों के स्तर पर एक तो बड़ा सुपरा ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा सा संगठन है, जिसका नाम है सब ठीक ठाक है ना, क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग। क्या नाम है इसका, चलिए इग्नोर करिए, समझ ध्यान दीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। इसको कहते हैं गैट, GAD, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है इसका, सामान्य प्रशासन विभाग। मतलब ये किसी खास सब्जेक्ट पे काम नहीं करता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे ये काम कर रहा होता है। अब वो क्या है वो समझेंगे। देखिए, बाकी जो यहाँ की मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री नहीं बोलते हैं, यहाँ पे विभाग शब्द बोलते हैं। राज्यों में क्या होता है, विभाग। जैसे शिक्षा का विभाग होगा, है ना, पंचायती राज की संस्था का होगा, PRIs को ले लेते हैं, स्वास्थ्य का होगा, स्वास्थ्य के लिए ले लेते हैं, और कुछ और ETC कुछ भी ले लीजिए, गृह ले लीजिए, ऐसे क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं। राज्य में जो शब्द यूज करते हैं प्रशासनिक प्रमुखों के लिए जो विभाग में होते हैं, उसको कहते हैं PS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, PS प्रधान सचिव। पहले ध्यान से समझिए, भारत सरकार में प्रधान सचिव नाम का एक ही पद है, कहां पर है, PMO में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, है ना। प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, PK मिश्रा, और ऑफिशियल वारंट में अच्छा खासा ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। तो बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रशासनिक प्रमुख ही हैं, और दर्जा मतलब मैंडेट के हिसाब से चले। क्योंकि ये दोनों संगठन आपने लिखा है कि जब बनाए गए थे तब से समझ नहीं आ रहा था कि इनका दर्जा क्या है, लेकिन इसने समझा दिया कि इसका दर्जा क्या है, इसीलिए ये डायग्राम सब क्या है, बराबरी का बना है, कोई बड़ा छोटा ऊंचा नीचा नहीं बना। अब ये एक राज्य की जो स्थिति है, यहाँ पे सभी राज्यों में ये सब जो है ना, मंत्रालय शब्द यूज नहीं करते, विभाग शब्द यूज करते हैं। आज आपको सुपर क्लैरिटी देंगे, मंत्रालय विभाग, कई दिनों से ये मामला आपके अंदर चल रहा है ना, कि विभाग मंत्रालय एक ही है। अभी आपको क्या बताया था, सचिवालय में ऑब्लिक देखे कि अभी इसको बराबरी का समझते रहना है, एक दिन आएगा जब आप सब समझ जाएंगे, दिन आ गया आज, है ना। यहाँ से सारी फाइलें यहाँ जाती हैं, सारी फाइलें यहाँ जाएंगी, और यहाँ से कमांड भी दिए जाएंगे, आदेश भी दिए जाएंगे। अब समझिए इसको, कई चीफ मिनिस्टर, जैसे इसका नाम है सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा है मैंने, शिक्षा, स्वास्थ्य या पंचायती राज या कुछ भी ग्रामीण विकास, है ना, ऐसा हमने कुछ लिखा नहीं, ये सब नीचे है डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे सचिव शब्द नहीं बोलते राज्य में। जैसे कहीं पे आप राज्यों के अखबार पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के अखबार पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा प्रधान सचिव, यूपी में पढ़ेंगे तो प्रधान सचिव इस विभाग के वहाँ आए थे, प्रधान सचिव वो क्या है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एट द स्टेट लेवल इज नथिंग बट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ यूपी, बिहार, झारखंड, जैसे भी स्थिति हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब यह है कि इनका कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसके दो लोग प्रमुख हैं, एक तो राजनीतिक प्रमुख है जिनका नाम है चीफ मिनिस्टर, राजनीतिक प्रमुख। भले मुख्यमंत्री कोई और विभाग अपने पास रखे, जैसे इसको ETC जहां लिखा है हमने, चलो इसको गृह विभाग बना देते हैं, ये गृह है, वो भले अपने पास रखे, वो अलग बात है, लेकिन कुछ नहीं भी रखेगा ना। कई चीफ मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं रखते, तो थोड़े से होशियार भी होते हैं, है ना। जैसे कई आप देखेंगे, MP में एक चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, कुछ बोलते रहते हैं, आप नाम जानते हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप समझ गए, है ना। चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो,
कुछ आप ऐसी जगह पे भी देखते हैं कि मैं मेरे पास तो कुछ नहीं है जी, ऐसे लोग भी हैं। चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, इसमें खूबियां क्या हैं और देखिए क्या होता है। आप देख रहे हैं कि सभी विभागों की फाइलें यहाँ जा रही हैं, यहाँ से कमांड मिल रहा है। प्रशासनिक प्रमुख एक व्यक्ति है जो ये है, और चीफ सेक्रेटरी जो माई बाप थ्योरी है, पृथ्वी पर इतना शक्तिशाली पद कोई है नहीं, और इसके बारे में बात करेंगे, है ना। प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख, चीफ सेक्रेटरी, इसके बारे में देखेंगे, है ना। और यही दोनों हैं जो सबको डील करते हैं। जैसे आप चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हैं, आपने कोई सब्जेक्ट नहीं भी लिया तो सारा कुछ तो आप ही के हाथ में है। आप जो कह रहे हैं वो वही रहा है। डायग्राम देखिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। प्राइम मिनिस्टर इधर है, यहाँ इन सबसे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। ये अलग बात है कि पीएम से नहीं मिला के रखोगे तो नौकरी चला जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो मतलब जाना ही है, यहाँ तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा सत्ता का अभ्यास है। अब ये बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। लेकिन ऐसे चीफ मिनिस्टर जो अगर कहें मीडिया में कि मैंने कुछ पोर्टफोलियो नहीं रखा, आम आदमी क्या सोचेगा? आप पार्टी में समझ लेना, आम आदमी क्या सोचेगा कि ये क्या है, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है भाई, कुछ नहीं लिया इन्होंने, है ना। क्यों? अगर कुछ गड़बड़ होगा, है ना, बच्चे होंगे तेरे होंगे, कुछ भी गड़बड़ होगा तेरा होगा, समस्या आपके पास नहीं है। मान लीजिए शिक्षा विभाग में कोई कांड हो जाए, एमपी में हो जाए, कहीं और हो जाए, XYZ जगह पे हो जाए, तो वो मंत्री जाने, मुख्यमंत्री बच गया। अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास कहने के लिए जगह मिल गया कि तुम्हें देखता नहीं, है ना। कहीं पे मान लीजिए कोई आबकारी नीति है, ये है वो है, दिन भर रात भर खुला रहेगा, और फिर बंद होगा कि क्या होगा, कोई और जाने, डायरेक्ट तो नहीं है ना। चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, ध्यान रखिएगा, अगर चीफ मिनिस्टर पोर्टफोलियो नहीं भी रखता है तो भी 1948 का एक्ट है जिसके तहत एक डिपार्टमेंट होता ही होता है उसके पास, उसका नाम है सामान्य प्रशासन विभाग। कितने संगठन होंगे नहीं होंगे ये तय होता है आर्टिकल 166(3) से, जो राज्यपाल के पास रूल बनाने की शक्ति है। लेकिन भारत क्या है, संघीय प्रकार की संघात्मक व्यवस्था है, और इसमें कई ऐसे कानून केंद्र की तरफ से होंगे जो राज्यों पर आरोपित किए जाएंगे। जैसे हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लॉ बनाया, दिसंबर का महीना बड़ा खतरनाक होता है इंडिया के लिए, और संसदीय गलियारों के लिए बड़े बड़े कानून सब दिसंबर में ही बने। पंचायती राज दिसंबर में, NIA दिसंबर में, है ना, या डिजास्टर मैनेजमेंट कानून दिसंबर में, जो शीत सत्र होता है ना, विंटर सेशन बड़ा खतरनाक होता है, NHRC दिसंबर में, कुछ भी दिसंबर में, है ना, सब दिसंबर में होता है हमारे। तो ऐसा है कि बना, और हमने कानून बनाया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, है ना, 1 जनवरी 2005 से लागू किया। इसमें हमने तय किया कि राज्यों में एक आपदा प्रबंधन का विभाग होगा। अब मुख्यमंत्री चाहे ना चाहे, राज्यपाल रूल बनाए ना बनाए, कानून है और ये एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। इस तरह की स्थिति हमने करके रखी है, ऐसा ही है, 1948 का एक्ट है। अब ये समझना है हमें, इसलिए इन सब चीज़ों में कभी बिलीव नहीं करना है कि कोई मंत्री या कोई राजनेता ऐसा कह रहा है कि हमारे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो मतलब वो पाक साफ है एकदम, ऐसी कोई बात नहीं। आम आदमी के लिए होता है, अनएजुकेटेड इंडिविजुअल के लिए। अब आप लोग सब बात समझ रहे जाएंगे मुस्कुराते हुए। ऐसा हमने क्यों किया? ये जो मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी, इसको कहते हैं सचिवों का सचिव। इतने सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इनके ऊपर एक सचिव है। हाँ, राज्यों के स्तर पर CMO नहीं होते, नहीं होने चाहिए, लेकिन कई राज्यों ने बना रखे, नहीं हो सकते हैं ऐसा भी नहीं, क्योंकि आर्टिकल 166 ये कहता है कि राज्यपाल क्या करेगा जी, 166 संघ राज्य में शासन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल बनाए, बना लिया। मायावती जी जब चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने यूपी में बनवा लिया। गहलोत साहब पहले ही फेज में अपने, इससे पहले, इस बार नहीं, राजस्थान में उन्होंने बनाया, इसका नाम है CMO, लिख लीजिए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस। भी अगर होगा तो भी यहाँ एक PS बैठेगा, लेकिन वो भी यहाँ जाएगा, इसकी सत्ता कम नहीं होगी। चीफ सेक्रेटरी सबका बॉस रहने वाला है। अगर मान लीजिए राज्य के स्तर पर हम कैबिनेट सेक्रेटरिएट भी बना ले तो होता नहीं है, मैं क्या कहा, ध्यान से सुनिए, होता नहीं है, मतलब अखिल भारतीय स्तर पर नहीं है, लेकिन नहीं हो सकता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि संविधान में कुछ लिखा नहीं है इन सबके बारे में। क्या है, राज्य में कौन सा संगठन होगा नहीं होगा, उसके लिए 166(3) आर्टिकल ये कहता है कि राज्यपाल इसके लिए नियम बनाए। जो 77 है जिसके तहत ये बनता है, 77(3) जिसे कंडक्ट ऑफ बिजनेस बना है, ऐसा ही स्टेट्स के लिए होगा। तो मायावती जी जब थी मुख्यमंत्री तो उन्होंने यहाँ पर एक कैबिनेट सेक्रेटरिएट भी बनवा लिया, कैबसेक, और यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी अगर होगा तो भी यहाँ से उसको आना जाना है, इसकी सत्ता कम नहीं होगी। मुख्य सचिव से बड़ा व्यक्ति राज्य में छोड़ दीजिए, पृथ्वी पर नहीं है। धीरे धीरे बात समझ में आएगी जब आप पढ़ लेंगे तब। सवाल ये उठता है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी संरचना हमने क्यों रखी है। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं बनाया डायग्राम कि कोई एक महान संगठन फिर बाकी छोटे छोटे मिनिस्ट्री, ऐसा नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखाई दे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। आप लोग जाओगे IAS बनते तो आपको समझ आएगा, आपका यही सब देख रेख करने वाला है, आपका ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन सब इधर से होगा, है ना। प्रधानमंत्री तो अंतिम सत्ता है ना, कार्मिक मंत्रालय, या कहने के लिए राष्ट्रपति अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और आर्टिकल 311 है। एक्चुअल में सत्ता का अभ्यास जो किया जाएगा आप पर, सबके बिहाफ पर, वो चीफ सेक्रेटरी ही स्टेट्स में करेगा। तो ये इसीलिए है क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है, जो हमने राज व्यवस्था अपनाई है, हम क्या है, संघीय प्रकार की संघात्मक व्यवस्था है। राजनीति और प्रशासन के प्रैक्टिकल चीजों को समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल धरातल पर उतार करके देखिए, समझिए। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम राज्यों के संघ हैं। लोग रहते कहाँ हैं, राज्यों में। भारत कैसा दिखता है, भारत में कोई ऐसा नहीं कि कोई केंद्र है, ये ऐसा नहीं, ऐसा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जैसा नागरिकता एकल है, लेकिन आप में से कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई MP का है, कोई कहीं का है। अभी अगर पासपोर्ट बनवाना होगा तो सबके अपने डोमेस्टिक जो डोमिसाइल्स हैं उसकी जरूरत पड़ जाएगी। पहचान आपकी स्टेट्स की है, लोग रहते कहाँ हैं, राज्यों में। केंद्र सरकार की अपनी कोई अलग जमीन या अपने अलग नागरिक नहीं है। यूनियन टेरिटरी वो वैसे ही अपवादजनक परिस्थिति, जैसी जनसंख्या बढ़ जाएगी कुछ हो जाएगा, अलग राज्य बना देंगे तुरंत आर्टिकल 3 से, है ना। तो उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। रहते कहाँ हैं लोग, राज्यों में। और डेमोक्रेसी में 2 शब्द है, डेमोस एंड क्राकिया, है ना, लैंड एंड द पीपल। तो स्टेट्स में लोग रहते हैं, तो नीतियों का क्रियान्वयन होगा तो कहाँ होगा, स्टेट्स में होगा। यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट कस्टमर को डील नहीं करती, स्टेट्स में डील होता है। जो भी चीजें जाएंगी तो आपके घर तक पहुंचेंगी, स्टेट्स के थ्रू पहुंचेंगी, है ना। अब ये इसलिए स्ट्रक्चर किया क्योंकि संघीय प्रकार की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार पावरफुल होती है, शक्तियां उसके पास अधिक है, और चीजें होनी है राज्यों में, पैसे खर्च होने हैं राज्यों में,
अब मान लीजिए हमें यूनियन से स्टेट्स को ग्रांट्स देने, अनुदान देने, ग्रांट्स अनुदान देने, जो भी है, हमने जो भी कमाई करी, हमारे महारत्ना कंपनी है, हमने लोन लिया, जहां से भी पैसा आया सरकार के पास, सरकार केंद्र की जो है उसका अपना खर्चा निकालने के बाद पैसा किस काम का है उसके लिए, आयुष्मान भारत, फलाना ढिमकाना भारत, तो कहाँ जाएगा पैसा, राज्य के में जाएगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ग्रांट्स देते हैं। ग्रांट्स आइसक्रीम खाने के लिए देते नहीं है, कुछ कुछ काम के लिए देते हैं। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए हम 100 रुपए, इतना कम नहीं होगा, करोड़ों अरबों रुपए देते हैं, 100 रुपए का ग्रांट्स दे रहे हैं, 10 रुपए इसके लिए दे दिए, 8 रुपए यहाँ दिए, 9 रुपए यहाँ दे दिए, पंचायती राज में 10 रुपए लगा देते हैं, 8 रुपए वैसे ही लगाते बहुत सारे, समझ लीजिए कुछ कुछ रुपए दिए, है ना, काल्पनिक उदाहरण। अब इतने संगठनों को अगर हम पैसे देंगे, किससे किससे पूछते रहोगे, आपकी अकाउंटिंग सिस्टम चलेगी ठीक, ऑडिटिंग हो पाएगा। मैनेजमेंट में, गवर्नेंस में कहा जाता है ऑल मेन ऑल विमेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नो मैन नो विमेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक से अधिक लोगों का उत्तरदायित्व किसी के उत्तरदायित्व न होने के जैसा होता, किससे पूछते रहोगे, संभव नहीं है चलाना। तो हमने क्या किया, इस बात को मिटा दिया है, भाई इनको हम पैसे नहीं दे रहे, चल इनको नहीं देंगे, इसको दे देते हैं, एक व्यक्ति को दें, मुख्यमंत्री हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, फाइनली जो आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम पास करेंगे बच्चे, वो जो असिस्टेंट मैनेजर होंगे, यूनियन के पैसे ट्रांसफर करेंगे स्टेट्स में, इसके यहाँ जाएगा, राजनीतिक प्रमुख इसके यहाँ जाएगा, ये पैसे, ये 100 रुपए हम इनको दे देते हैं, इनसे पूछेंगे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, ये जाने ये बांटेंगे आप। अच्छा, इनके पास भी तर्क बन गया कि क्यों सत्ता का अभ्यास करते हैं अन्य विभागों पर। अगर मान लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को चीफ मिनिस्टर कुछ फंड दे दे काम करने के लिए, और कल को कहेगी जरा बताना क्या किया, वो कहेगी चलो अजनबी बन जाए, तो अच्छा नहीं होगा ना, तो डांट पाए, नियंत्रण कर पाए, सत्ता का अभ्यास कर पाए, इसलिए हमने ऐसा सिस्टम बनाया है। तो सारी शक्तियों का केंद्र वास्तव में जहां नीतियां क्रियान्वित होती हैं, सत्ता का अभ्यास वहां होता है, और वो किसके हाथ में है, मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी। यहाँ तो ये तो सेक्रेटेरिएट है ना, आप ऐसा समझिए, आप आईएएस बनेंगे तो डीएम रहोगे तब सत्ता का अभ्यास होगा, या सेक्रेटेरिएट में आ जाओगे तब, डीएम रहोगे तो क्षेत्र में रहोगे तभी ना लोग मिलेंगे डांटने के लिए, क्या मारो जी, पकड़ो पकड़ो, गोली चलाओ, लाठी चलाओ, ये मौका कहाँ मिलेगा आपको क्षेत्र में। जब आ गए हेडक्वार्टर में तो बस फाइलें, अपनी अपनी लैपटॉप फाइलों में खो जाने के लिए घर से आप निकलेंगे, है ना, हो सकता है 1-2 चपरासी हो बस, आपके आगे पीछे हो गया सब, आपका खत्म। तो आपको मौके कहाँ मिलेंगे, जहां पॉलिसीज एक्चुअल में एग्जीक्यूट होती हैं, और वो मौके यहाँ मिलते हैं, इन दोनों को मिल जाते हैं। इसीलिए हमने इस तरह की संरचनात्मक व्यवस्था बना रखी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि संघ में सभी संगठनों का दर्जा एक समान है। अब यह अलग बात है कि चूंकि प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से सत्ता का केंद्र होता है, और कई वजह है जिसे पीएमओ सबका शक्ति थोड़ा खींच लेता है, ये अलग बात है, लेकिन औपचारिक रूप से हम नहीं मान सकते कि ये बड़ा है ये छोटा है। औपचारिक रूप से क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट रूल ऑफ बिजनेस, ये क्या है, मंत्रालय या विभाग है। यहाँ पे लेकिन ऐसी स्थिति नहीं, एक थोड़ा अधिक सशक्त है, उसके पीछे का तर्क आपने देखा कि क्या है। और उसके बाद हम लोग मंत्रालय विभाग, चूंकि अब विभाग यहाँ पे सिर्फ देखा हमने, मंत्रालय नहीं लिखा, तो मंत्रालय और विभाग के बीच डिफरेंस क्या है, ये क्या संबंध है, इन दोनों के बीच ठीक से बात समझे। लिखिए, ये डायग्राम जरूर बना लीजिए, बना लिए, जो नहीं बनाए ड्रॉ कर लीजिए। हो गया। देखिए, संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच, राज्यों के बीच प्रशासनिक संरचना, नहीं बाएं दाएं से नीचे उतर जाइए, बस लाइन ये डायग्राम तक है ना। संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन, पॉइंट पॉइंट में लिखना है नीचे, और ये पहला पॉइंट, तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह प्रतीत होता है, यह प्रतीत होता है कि, यह प्रतीत होता है कि संघ के स्तर पर सभी मंत्रालयों यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ और मंत्रिमंडलीय सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का औपचारिक रूप से दर्जा मैंडेट स्तर, दर्जा कामकाज की नियमावली 1961 के तहत, कामकाज की नियमावली 1961 के तहत मंत्रालय या विभाग के समान ही है ना। जबकि राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं होती, राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं होती। अगला पॉइंट, राज्यों के स्तर पर सामान्य प्रशासन विभाग
सामान्य प्रशासन विभाग एक सशक्त, सामान्य प्रशासन विभाग एक सशक्त एवं महत्वपूर्ण विभाग है जिसके राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव होते हैं। यह विभाग अन्य विभागों को निर्देशन देता है ना, निर्देशन देता है या सत्ता का अस्कर है ना, निर्देशन देता है और प्रतिवेदन प्राप्त करता है ना। तीसरा पॉइंट, भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ठीक है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसकी अपनी पॉलिटिकल एनालिसिस है और अभी आप एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस की तरफ चल रहे हैं, है ना। जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पॉलिटिक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। पढ़े होते तो कैसा फील होगा, पॉलिटिक पढ़ के गवर्नेंस वगैरह पढ़ोगे तो लगेगा माँ को बेटे से भेंट हुआ, है ना। और बेटा बेटी जवान है तो डायनेमिक सब्जेक्ट है ये, है ना। और ये पढ़ करके उसको पढ़ोगे तो लगेगा बेटे बेटी को माता से पिता से भेंट हुआ, है ना, कुछ इस टाइप से। तो दोनों का अपना अलग डिसिप्लिन है। जैसे इसके पॉलिटिकल एनालिसिस ऐसे होंगे कि हम लोग जो है अमेरिका के जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट के परिणाम नहीं है हमारे यहाँ। जैसे अमेरिका में 13 राज्य थे, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करके वो आपस में 50 राज्य बने। हम लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के परिणाम नहीं। इस संघ का मतलब होता है स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड एक्वायर लैंड। अधिग्रहित क्षेत्र, राज्य, संघराज क्षेत्र और अधिग्रहित क्षेत्र, चाहे हम लूट के लिए हों, ऐसे भी लिए हों, दहेज में लिए हों, इत्यादि इत्यादि। हम लूटते नहीं है। आर्टिकल 51 आप जानते हैं, भारत विस्तारवादी नहीं है और इंटरनेशनल पीस एंड डायलॉग में हमारा बिलीव है। तो चाइना इस तरह का काम करता होगा या दहेज में ब्रिटेन को मिलता होगा वेल्स, हमें तो ऐसा नहीं मिला, है ना। तो हम लोगों ने लिया, फिर भी अधिग्रहण हम करेंगे, कैसे भी हम कर सकते हैं, चाहे उसकी पद्धति कुछ भी हो। कहीं कहीं पे हमें कुछ अप्लाई भी करनी पड़ी, है ना। जब आज़ाद हम हुए उसके बाद जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर, और वो प्रक्रिया 5 अगस्त 2019 को एक तरीके से पूरी हुई। तो ये एक अलग एनालिसिस है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स में देखते हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन पे प्रशासन का टॉर्च चलाएंगे तो दिखेगा कि लोग राज्यों में रहते हैं, नीतियों का क्रियान्वयन कहाँ होगा, राज्यों में होगा। तो उसका सिस्टम कैसे बनाओगे, उसका सिस्टम ऐसे बनेगा। एक व्यक्ति अकाउंटेबल होना चाहिए, वो कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर। अदरवाइज यहाँ एक से अधिक लोगों की अकाउंटेबिलिटी से काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, देखिए, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात अधिकतम लोग, ये इसका प्रशासनिक एनालिसिस है। ठीक है, अधिकतम लोग राज्यों में रहते हैं और नीतियों का क्रियान्वयन, अधिकतम लोग राज्यों में रहते हैं और नीतियों का क्रियान्वयन राज्य के स्तर पर, नीतियों का क्रियान्वयन राज्य के स्तर पर होता है। इस वजह से संघ से राज्य को दिए जाने वाले अनुदान, संघ से राज्य को दिए जाने वाले अनुदान, ग्रांट्स का ठीक प्रकार से उपयोग हो सके, ठीक प्रकार से उपयोग हो सके, ठीक प्रकार से उपयोग हो सके, कॉमा, इस वजह से उपर्युक्त व्यवस्था को अपनाया गया। इस वजह से उपर्युक्त व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ऐसा बना है। यूजुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी पढ़ के जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो झटके जो लगते हैं वो सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम में ही लगते हैं, क्योंकि वो बात उसमें लिखी हुई मिलती नहीं है जो हम पढ़ के सीधे सीधे जाते हैं। यूपीएससी प्रैग्मेटिक, एक्चुअल चीजों के साथ क्वेश्चन फ्रेम कर देती है। ठीक है, और वही सब कुछ क्वेश्चन क्या है, गवर्नेंस के होते हैं। ठीक है, और फिर हम सोच नहीं पाते कि ठीक से ये कहाँ से आया, कैसा आया। जैसे सीबीआई पे सवाल था तो हम मान लिए कि करंट अफेयर्स है, जो नहीं समझ में आया करंट अफेयर्स है ना, ऐसा है। ये भी एक विषय वस्तु होती है पढ़ने की। इस बात पे रियलाइजेशन ही पहले तो नहीं बन पाता है। अच्छे अच्छे बच्चे जो सीनियर हैं, मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग में चीजें नहीं रहती है, वो परेशान रहते हैं पेपर 2 में, है ना। तो अब यही बात है कि इसको ठीक से कर लेने के बाद चीजें ठीक होती चली जाएंगी। हाँ जी, क्या क्या गवर्नर होगा, गवर्नर क्यों बोलेंगे, वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोल सकते हैं, एलजी को, वो यहाँ से डील होगा ना, एलजी तो यहाँ से डील होगा, गृह मंत्रालय केंद्र का। यूटीज के जो होंगे वो प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन गवर्नर को वास्तविक प्रमुख क्यों बोलेंगे। ठीक है,
एग्जीक्यूटिव औपचारिक रूप से जो है, देखो जैसा यहाँ लिखा है ना आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा ही आर्टिकल 152 में राज्यपाल होगा, है ना, औपचारिक रूप से JNK छोड़कर। अब तो वो भी आ गया, चूंकि यूटीज बन गया तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया, थोड़ी भाषाएं यहाँ बदलनी पड़ी, है ना। तो औपचारिक रूप से जैसे कि केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति के माध्यम से काम होता है, ऐसे राज्यपाल के लिए वास्तविक शब्द लगाओगे तो केंद्र में भी PM और राज्य में CM। इसमें कैसे डाउट हो रहा है? तो बोलचाल में ही हवाओं पे जाऊँ मैं, क्यों, है ना। वास्तविक प्रमुख राज्यपाल कैसे होगा भाई संसदीय प्रणाली में? चलिए, तो ये हमने एक देखा सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि विभाग, राज्यों के स्तर पर विभाग शब्द यूज होता है, तो ये मंत्रालय, विभाग, इनके संबंधों की स्पष्टता और क्लैरिटी का होना जरूरी है। हमने तब तक के लिए, अब तक के लिए ऊपर लिखा है आपको कि भाई सचिवालय ऑब्लिक मंत्रालय या विभाग, और लिखते चले आ रहे हैं। अब समय आ गया, नीचे लिखिए एक सब टाइटल दे दिए, मंत्रालय एवं विभाग, मंत्रालय एवं विभाग, और डैश देकर पॉइंट्स में लिखिए। पहला पॉइंट, मंत्रालय एवं विभाग के बीच, मंत्रालय एवं विभाग के बीच स्पष्ट अंतर नहीं होता है। ब्रिटिश प्रशासन में सिर्फ विभाग शब्द का, सिर्फ विभाग शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसमें अंतर की स्पष्टता के लिए, फुल स्टॉप के बाद, इसमें अंतर की स्पष्टता के लिए यह कहा जा सकता है कि, यह कहा जा सकता है कि, यह कहा जा सकता है कि मंत्रालय का संबंध मंत्रियों से है, जबकि सचिवालय का संबंध, जबकि विभाग का संबंध, एक्सट्रीमली सर, जबकि विभाग का संबंध सचिव से है, सचिव से, अर्थात विभाग एक प्रमुख प्रशासनिक इकाई है, विभाग एक प्रमुख प्रशासनिक इकाई है। ठीक है, देखिए पूरी दुनिया में, जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गवर्नमेंट को USA.gov डाल के अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें सब जगह डिपार्टमेंट सब लिखा हो। ठीक है, यूके की जो मैडम है, प्राइम मिनिस्टर अभी है, उनका भी अगर आप खोलेंगे तो मिनिस्ट्री शब्द कहीं पूरी दुनिया में आपको मिलेगा नहीं। हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद मंत्रालय, मंत्री से बना लिया मंत्रालय, और इंग्लिश कर लिया ट्रांसलेशन मिनिस्ट्री, है ना। दुनिया नहीं जानती है इसको, ठीक है। दुनिया जिसको जानती है वो है डिपार्टमेंट। जैसे अर्बन एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी दुनिया में है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, अगर दिल्ली, तो न्यूयॉर्क में भी है, शिकागो में भी है, लंदन में भी है। लेकिन ये ग्राम पंचायत, फलाना ढिमकाना पंचायत ये दुनिया में नहीं है, क्योंकि अंग्रेज ले आए थे हमारे। 1687 में पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैड्रास में स्थापित किया गया, ठीक है। लेकिन पंचायती राज की ग्रामीण संस्थाएं हमारी खुद की हैं, तो उसमें एक्सक्लूसिविटी है, ये नाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है ना। तो ये डिपार्टमेंट ही मूलतः ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ठीक है। मिनिस्ट्रीज का हमारे ही यहाँ उद्भव हुआ स्वतंत्रता के बाद, और हम जब केंद्रीय स्तर पर चूंकि बहुत ज़्यादा विभाग हो गए तो समन्वय के लिए उसको करने लगे, क्योंकि कैबिनेट रैंक के मंत्री को मंत्रालय शब्द से अच्छा लगता है, वहाँ बैठता है तो उसका नाम हिंदी नाम से अगर मैच कर जाता है, तो कोऑर्डिनेशन की ही एक्टिविटीज़ के लिए हमने ऐसा कुछ किया हुआ है। तो एक तो ये बहुत स्पष्ट अंतर इसमें नहीं है, धीरे धीरे मर्ज कैसे हुआ वो उसको 1 बाय 1 देखेंगे। अगला पॉइंट, विभाग में तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायित्व रहता है, विभाग में तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायित्व रहता है, जबकि मंत्रालय में उतना स्थायित्व नहीं होता, ठीक है, समझिए। जैसे एक बार कोई डिपार्टमेंट बन गया ना तो खत्म नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक विभाग हमने बनाया है ना, फर्स्ट ARC के कहने पर, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के कहने पर हमने बनाया एक कार्मिक विभाग, मंत्रालय नहीं, विभाग, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, और यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। कब बनाया है? 1970 में, 1970 में जब बनाए थे तो इसको रखे थे मंत्रिमंडलीय सचिवालय में, कार्मिक मंत्रालय में नहीं था जहां आज होता है। आज इसका नाम पूरा क्या है? DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यहीं से आपको लेटर आएगा, कांग्रेचुलेशन यू आर ए मेंबर ऑफ IAS, ऐसा किसी दिन लिख के, है ना। तो पहले इसका नाम क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, बस कार्मिक मंत्रालय इसका नाम था। शुरुआत जो की हमने तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय में रखी। अगर आप 2021 का क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ भी, निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। एक तो गोपाल स्वामी आयंगर कमेटी का था,
कि उसने प्रशासनिक सुधार के विभाग को बनाने का सुझाव गलत वो नहीं दिया है, एआरसी ने दिया है। और राजीव गांधी ने 1950 में उसको रखा है ना, सॉरी 1985 में उस विभाग को कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत रखा है। और ये जो है ये वाला स्टेटमेंट सही है कि इसमें लाइन देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो मंत्रालय है, ये जो विभाग है, इसकी स्थापना प्रधानमंत्री के नीचे की गई। तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये होगा, लेकिन मंत्रालय का कोई फिक्स नहीं है। डिपार्टमेंट एक बार बन गया तो ये रहेगा, ये जाएगा नहीं। अब देखिए कार्मिक मंत्रालय नाम से है ही नहीं, अब ये यहाँ से चला गया होम डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ होम में, गृह मंत्रालय में चला गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम में। ऐसे रास्ता घूमते हुए आज की तारीख में ये कहाँ पाया जाता है? कार्मिक मंत्रालय में। अब ये मंत्रालय भी हो गया। ये किसने बनाया है? ये राजीव गांधी ने 1985 में, 1985 में एक सुधारक प्रधानमंत्री आए जिनको लगा ऐसा होना चाहिए, तो 2-3 डिपार्टमेंट इसमें डाल करके एक मंत्रालय बना दिए। एक तो ये वाला चला गया, इसमें मर्ज हो गया। और क्या हो गया? एक है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार का, और एक पेंशन मामलों का। ये 3 विभाग है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत ये 3 तरह के डिपार्टमेंट है। तो मंत्रालयों के नाम बदलते रहे ना। अब मान लीजिए कि आप अधिकारी बने, प्राइम मिनिस्टर को सुझाव दे दिए, नहाते धोते समय भी प्रधानमंत्री को मन किया कुछ ठीक नहीं लग रहा है कार्मिक नाम। जैसे पहले तो ये नाम था नहीं, हम लोग जब बोलते हैं कर्मचारी, एम्प्लॉई, तो लगता है गरीब टाइप का एम्प्लॉई, नीचे का है ना। संगठन में कर्मचारी शब्द किसके लिए बोलते हैं? ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो हम 2 शब्द बोलते थे, कर्मचारी, एम्प्लॉई, और एक शब्द बोलते एम्प्लॉयर या ऑफिसर, अधिकारी। तो आप लोग अधिकारी, आईएएस। अब ये भेदभाव लग रहा है, तो एक नया शब्द ढूंढे, कार्मिक शब्द ढूंढ लिया, पर्सनल, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल हो गए। अब अगर चूंकि जैसे आप कार्मिक बोलते हैं तो उसमें अधिकारी से लेके कर्मचारी तक, नीचे तक आ जाता है। लेकिन कल परसों प्राइम मिनिस्टर को लगे ये बात ठीक नहीं है, ये जैसे पूरी दुनिया में कार्मिक शब्द बदला जा रहा है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स वाला जो था ना, वो इसी का नाम होना चाहिए। एचआर डिपार्टमेंट, प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो जो काम कार्मिक मंत्रालय करता है सरकार में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, एचआर डिपार्टमेंट यही प्राइवेट कंपनियों में कर रहा होता है। क्या करता है? भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, ब्ला ब्ला, ऐसा। कार्मिक मंत्रालय क्या कर रहा है? भर्ती, यूपीएससी से अटैच्ड है, आपको यही लेटर भेजे, है ना। भर्ती, प्रशिक्षण, मसूरी के ऑर्गेनाइजेशन इसी से अटैच्ड है, आपके कुछ विवाद होंगे, कैट, ट्राइब्यूनल इसी से अटैच्ड है ना। तो ये सारी चीजें ठीक करता है। तो कल अगर इसका हम लोग नाम बदल के मानव संसाधन कर दें और उसमें यही डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा। डिपार्टमेंट क्या है? एक बार बन गया तो अपने आप का भी नहीं सुनता। 1970 से है ये, आज तक नहीं गया। लेकिन मंत्रालयों के नाम बदल रहे हैं, आप अभी भी देख रहे हैं। मानव संसाधन मंत्रालय अब क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। लेकिन उसमें पाए जाने वाले डिपार्टमेंट चेंज नहीं होते। अंडरस्टैंड? तो डिपार्टमेंट इज अ परमानेंट फिनोमेना, इट्स अ परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हेडेड बाय द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडरस्टैंड? ये बट जैसे ही व्हेन वी क्लेम द टर्म कॉल्ड मिनिस्ट्री, है ना, उसका संबंध मिनिस्टर से हो जाता है ना। संबंधित मंत्री उसको देखने लगता है। समझ में आ रहा है? कुछ बात मैंने निकाल दिया है। आपके इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एन गोपाल स्वामी आयंगर कमेटी का रिकमेंडेशन पूछा, कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव कमेटियां जो आप गवर्नेंस की हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि यूपीएससी ने कहां से डाल दिया। मैं यहाँ पे देख लूंगा टीम को और दे दूंगा ये सब कंटेंट, उसको टाइप करवा के। और जितने सारे, कुछ तो मैंने लिखवाए हैं, लिस्ट तैयार करवाए हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट बनवा दिए हैं। लेकिन बाकियों के भी जितने मंत्रालय या विभाग हैं, इसके संलग्न कार्यालय, अटैच्ड ऑफिस और सबऑर्डिनेट ऑफिस, जो संबंधित संस्थाएं हैं, उसका लिस्ट बनवा करके आपको दे देंगे। या तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसके, तो आप अपने साथ अटैच कर लेंगे, ठीक है। और ये सब जो कमेटी है, जैसे एडी गोरवाला कमेटी, आदेश दिनसा गोरवाला, गोपाल स्वामी आयंगर, एमओ मथाई कमेटी, पीके वातल कमेटी, ऐसी जो कुछ कमिटीज हैं, और आपको दिखाया था मैंने, पीएमओ पढ़े थे, धर्मवीरा कमेटी भी आ सकता है। इन सबके कुछ रिकमेंडेशंस का एक लिस्ट बना के आपको दे देंगे, जो आजकल ये कर रही है यूपीएससी। और एक बार गलती हो जाएगा उसके बाद उसको करने से फायदा नहीं है, पहले से थोड़ा करके जाएंगे तो ठीक रहेगा। जैसे एन गोपाल स्वामी आयंगर भी नेहरू जी के जमाने में थे, आईसीएस अफसर थे, पहले थे, जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। पहले प्राइम मिनिस्टर हम लोग भेजते थे 1937 से 43 तक वो हुआ करते थे, हमारे राजा थे, किंग, है ना। क्योंकि हमारे साथ विलय तो हुआ 47 में, है ना, लेकिन हम बात पहले की कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ से भेजे गए थे, चूंकि हमारा पार्ट तो था ही। और धीरे धीरे जो यूनिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई वो भी बड़े विवादित तरीके से हुई। एक व्यक्ति, रेडक्लिफ नाम का एक व्यक्ति था, जो कभी भारत आया नहीं, जिसको भूगोल आता नहीं था, ना भारत आया ना ज्योग्राफी आता था, 2 लाइन खींच दिया ऐसे एक मैप पे, ये लो भारत पाकिस्तान का बंटवारा, दिलों पे लाइन चल गई। कोई एक फिल्म आई थी जिसमें एक ही घर के बीच से वो लाइन गुजरी हुई, कौन सी फिल्म थी ऐसी? कौन सी? हाँ, कोई बेगम जान, सारा देख लेते हो? हाँ, तो छोड़ते नहीं हो। तो वो था 2 दिन बाद की घटना है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 से रेडक्लिफ लाइन हमारे यहाँ मिल गई और हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गए। तो जो भी रियासतें हमारे तरफ, हाँ जी, हाँ जी, अभी तो यही सब पढ़ ही रहे ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिपार्टमेंट एक परमानेंट इकाई है और राज्यों में ज़्यादा नहीं बनाया जाता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब केंद्र में बहुत ज़्यादा विभाग हो जाता है तो समन्वय के लिए इसको बनाते हैं, ठीक है। और अभी 1 बाय 1 वो लिखवा भी रहे हैं, थोड़ी देर में ही आपके पास लिखित रूप से आ जाए, है ना। मेरा वचन ही है, शासन नहीं रहेगा सिर्फ, लिखित रूप से भी आए, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि डिवीजन हुआ तो जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ, जो मतलब जो जोग्राफिकल लैंड जो हमारे पास थे, जो उनके पास हुए, उसको डील करने के लिए हमने फिर सिस्टम बनाए और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इसमें वक्त लगा, लेकिन ये चल तो रहा था पहले ही से ना, ये होने वाला है। मतलब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो 14 तारीख को पता था कि नहीं हम लोग को ये होगा, या और 2-3-4 दिन पहले, 2-4 साल पहले मालूम था कि नहीं। तो ये तो इंडिपेंडेंस की जो प्रक्रिया है तो लंबे समय से चल रही थी। तो हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते थे, आईसीएस अफसर, वो अंग्रेज ही अपॉइंट करते थे। राजा भी है तो उसको डील करने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ चाहिए, तो एन गोपाल स्वामी आयंगर लंदन जाके एग्जाम लिखे थे और वो आईसीएस अफसर थे, उन्हीं की कमेटी पर सवाल पूछा गया था, है ना। पहले वहाँ पे चीफ मिनिस्टर को भी वजीर आजम कहा जाता, प्राइम मिनिस्टर ही कहा जाता। धीरे धीरे वो यूनिफिकेशन की प्रक्रिया हुई, राजीव गांधी ने उसका नाम बदलवाया,
और हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। धीरे धीरे यूनिफिकेशन कब खत्म हुआ? 5 अगस्त 2019 को। तो ये एक लंबी कहानी है। तो देखिए, पूछा कि कोई ऐसा वैसा नहीं पूछा गया। अब देखिए 2021 में पूछा गया है, तो एडी गोरवाला कमेटी नहीं आ रहा है, पॉले चैपल भी कमेटी नहीं आ रही है, उस जमाने की यही सब कमेटियां हैं, मैक्सवेल कमेटी नहीं आ रही है, रॉलेंस कमेटी नहीं आ रही है, आ रहा है तो एन गोपाल स्वामी आया, प्राइम मिनिस्टर J&K। ठीक है, तो कुछ तो बात है, क्वेश्चन आएगा। इसमें से नहीं आए तब पास करने वाला एक जीव होता है, वही बन जाओ बस। समझो थोड़ा कि सिस्टम कैसा है, क्या चाहता है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, कैसे बनेंगे। जैसे जो जमाना है आज, इसमें ही ऐसे क्वेश्चन आ सकते थे कि टेम्पल्स की जो चित्रकला है या मूर्ति कला है वो हमारे कल्चर को दर्शाती है। अच्छी के जमाने में हो सकते थे, ये जिसने सूंघ लिया है वो निकल जाएगा तेजी से, और जो अभी भी उसी में है जिसमें लोग पहले होते थे तो यहीं रहेंगे। ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए आपको कल बल छल तब चल ऐसे वाली नीति पर चलना पड़ेगा, सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसमें इसी तरह की कमेटियों का मैंने लिस्ट निकाल दिया है, आपको मैं देने वाला हूँ इसको अलग से एडिशन टू दैट। अगर मैं देख लूँगा, पहले मैंने देखा नहीं कि क्या मिला है इससे रिलेटेड, वो मैं देख लूँगा, अगर क्लासेस है ही, अगर उसमें लगा कि ये सब नहीं है तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो घबराने सभी, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आपके लिए है, वो भी हो जाएगा। आपका मेंस का टेस्ट ले लेते हैं, पीटी का भी टेस्ट लेंगे। हाँ, तो कल के बाद परसों टेस्ट है आपका। ठीक है, कल एक दिन छुट्टी है, दशहरा मनाइए और सारा रिवीजन कर लेना है, परसों आके टेस्ट लिखना। हाँ नहीं, अभी मैं क्यों बताऊँ, अभी तो मेंस का होगा ना, अभी पीटी का नहीं होगा। मतलब कन्वेंशनल टाइप आपको आंसर लिखना है। अब वो कितना क्वेश्चन होगा, कितने मिनट का होगा, तो फिर पूछ लो कि क्वेश्चन आउट करा दीजिए, क्या फायदा है। ये सब मत करो, रिवाइज करके लिखने आ जाओ चुपचाप। 6 तारीख को आपका टेस्ट है, इसी टाइम पे क्लास नहीं है, टेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर दूंगा, मैं खुद क्वेश्चन लिखूंगा ऐसे गवर्नेंस के, जिस नजरिए से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी पे या कैबिनेट सेक्रेटरी पे या फिर किसी मिनिस्ट्रीज के फंक्शंस पे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके क्लास के साथ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो कभी कभी 2, 4, 5 ऐसे करके क्लास के साथ आपका वो भी टेस्ट ले लेंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का भी जो चैलेंज है वो पूरा हो जाए, और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे आयोग के सुझाव भी आपको चले जाए, ये सारा काम हो जाएगा। ठीक है, लिखिए आगे। ये सब जो था ये एक्चुअल में था, ये कहानी नहीं था, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने आपको उदाहरण बताया, प्रश्न ही आया हुआ है ना, 2021 का प्रश्न है, पीटी का। ठीक है, कितने लोग क्वेश्चन देखे हैं जरा हाथ उठाइए। आप में से तो थोड़ा हाथ उठता है ज़्यादा भी, इससे आपके पहले वाले जो बच्चे हैं तो क्वेश्चन अभी बस नाम ही सुनेंगे, क्वेश्चन भी होता है। देखिए क्वेश्चन देखिए, है ना, आपको आखिर कैसे पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पता चलेगा बताओ, कोई और रास्ता है दूसरा? सिलेबस और क्वेश्चन बैंक देखने का, तो यही 2 आंखें हैं आपके पास, इसको जितना जल्दी ओपन कर लीजिए उतना अच्छा है। डेली कुछ क्वेश्चन देखिए, मेंस के क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, अपने तकिए के पास रखिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं आप उसको पढ़ते रहिए, पलटते रहिए। अगर आपको ऐसा रियलाइज हो रहा हो, कंडीशनिंग हो रही है कि नहीं आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम ऑन द राइट पाथ, तो ठीक है, नहीं तो कुछ दिक्कत है कहीं ना कहीं, यही तरीका हो सकता है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन डेली टिक मार के, चाहे किसी भी चीज़ के हो, आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई मैटर नहीं करता है ना, आप कुछ 20-25 क्वेश्चन टिक मार लीजिए, एक सॉल्व कोई रख लीजिए और उसको पढ़िए कि वही क्या है। क्यों ऐसा करना है? चाय पीते समय, कॉफी पीते समय, रेस्ट करते समय, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, जो अचेतन नहीं अवचेतन जो मन है, उस पर ये कुछ पता चले। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे आप देखे होंगे जो अच्छे फैमिली के हैं और फैमिली में कोई एब्यूसिव लैंग्वेजेस नहीं बोली जा रही, लेकिन कहीं उनका झगड़ा उगड़ा हो जाता है, बाहर भयंकर तरीके की बात करते हैं। किसने सिखाया उनको ये? क्यों निकला ये सब? समय आया ऐसा तो क्यों निकला? एंगर ने ये सब डी इन्वेलप करवा दिया, निकल गया। कैसे हुआ? सबकॉन्शियस माइंड, इड। तो आप जो पढ़ोगे ना, वो ये जो मेमोरी है आपकी, उसमें फिट होता जाएगा, समय पे निकलेगा। और समय कब आएगा? जब आप पढ़ने बैठोगे, तो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटी, गवर्नेंस कुछ भी पढ़ोगे, तो कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करोगे, नहीं ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। क्यों? अपने आप ब्रेन करवाएगा अनजाने में, क्योंकि कभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता चलेगी ये बात। लेकिन जब पढ़ोगे ही नहीं ना, तो सब कुछ ही नया लगेगा। तो फिर लाल ऐसा लगाना शुरू करोगे, शुरू से दूसरा लाइन ऐसा नोट्स बनाना शुरू करोगे, तो अगला किताब लिख के रख दोगे ना, कभी रिवीजन होगा ना, एग्जाम में इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स जाएंगे, तो कभी एग्जाम कब पास करोगे? तो सबसे पहला तरीका यही है कि आप क्वेश्चंस खूब देखिए, जितना ज़्यादा देख सकते हैं, चिंता मत करिए, उसका फायदा होता है। उसका फायदा जब आप कंटेंट पढ़ेंगे ना, उस समय फायदा आपको होगा। जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल बताया, घर वालों ने नहीं सुनाया वो सब, जो बच्चा बाहर सुनाता है, वेब सीरीज में सुना है ना, रोड पे सुना है, ब्रेन ने सुना, कैप्चर करके रख लिया। ऐसे ही आप सुबह सुबह पढ़ा करो, क्वेश्चन देखो, फायदा हो। अगला पॉइंट लिखिए, विभाग मूलतः नीतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जब इनकी संख्या अधिक हो जाती है, इनकी संख्या अधिक हो जाती है तो समन्वयक संस्था के रूप में, समन्वयक कोऑर्डिनेटर, समन्वयक संस्था के रूप में मंत्रालय का गठन करके उसमें कुछ विभागों को रख लिया जाता है, कुछ विभागों को रख लिया जाता है। ऐसी स्थिति
संघ के स्तर पर होती है, राज्यों में विभाग सीमित होते हैं, राज्यों में विभाग सीमित होते हैं, इस वजह से राज्यों में विभाग सीमित होते हैं, इस वजह से राज्य में मंत्रालय नहीं बनाया जाता, राज्य में मंत्रालय नहीं बनाया जाता, है ना। अगला पॉइंट, विभाग का प्रशासनिक प्रमुख भी सचिव होता है, विभाग का प्रशासनिक प्रमुख भी सचिव होता है, और मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख भी सचिव होता है, सचिव होता है। किंतु ये भी मंत्रालय का सचिव थोड़ा वरिष्ठ अधिकारी होता है, वरिष्ठ अधिकारी होता है, ठीक है। इस बात को भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए वित्त मंत्रालय है, और आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारे विभाग होते हैं, है ना। क्या क्या? आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय मामलों का विभाग, राजस्व मामलों का विभाग, है ना, वित्तीय प्रबंधन का विभाग, विनिवेश मामलों का विभाग, कई सारे विभाग होते हैं। अब एक तो यहाँ पे बैठा है सेक्रेटरी फाइनेंस, वित्त सचिव, एक नाम से आप देखें, और इन सभी डिपार्टमेंट में भी सेक्रेटरी बैठा हुआ। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब थोड़े गरीब टाइप के सचिव हैं, वो अमीर टाइप का सचिव, ऐसा कुछ नहीं। When we proclaim secretary is nothing but secretary to the government of India, एक ही है, और ऑफिशियल वारंट एक ही जैसा हो। जैसे इस मंत्रालय में भी यहाँ के नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऐसे होंगे, किसी डिपार्टमेंट में भी यही चल रहा हो, इसी तरीके से मामले होंगे, है ना। डिपार्टमेंट में भी सेम चेन ऑफ कमांड आपको नजर आएगी। बस ये है कि थोड़ा सीनियर अफसर ये होगा, कोऑर्डिनेटर है, एक बुजुर्ग आदमी होगा तो थोड़ा समझ लेगा, 2-3 बैच ऊपर का अधिकारी होता है, लेकिन सबका क्या है, एक ही है, सभी सेक्रेटरी ही है, थोड़ा एक सीनियर है। इसलिए हमने ऑब्लिक देके लिखवाया मंत्रालय, ऑब्लिक विभाग, अब समझ आ रहा है। और सिर्फ ये जान लेने से कि मंत्रालय एक बड़ा संगठन होता है, फिर उसमें छोटे छोटे संगठन होते हैं, विभाग, है ना, या ऐसा नहीं, दोनों का जो मैंडेट है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। जब भी मंत्रालय बोलेंगे तो संबंध मंत्री से होगा, कैबिनेट मंत्री से, और ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट डील करेंगे, राजनीतिक प्रमुख को एक पॉइंट लिखवाऊं करना है, और कोऑर्डिनेशन करने के लिए मंत्रालय बनाना है। संख्या कम हो जाएगी ना, तो हम डिपार्टमेंट पे भी रह सकते हैं, विभाग पे भी रह सकते हैं, ये करना पड़ता है, ठीक है। एक पॉइंट डाल दीजिए, मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख सामान्यतः होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, और विभाग का राजनीतिक प्रमुख राज्य मंत्री होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है ना। देखो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि मंत्रियों की संख्या कितनी है और प्राइम मिनिस्टर ने किस तरीके से कमांड दिया है मंत्रिमंडलीय सचिवालय को डिसाइड करने के लिए। कुछ ऐसे मंत्रालय होंगे जिसके विभाग में एक भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं, कैबिनेट मंत्री ही देगा। कुछ ऐसे होंगे बड़े मंत्रालय वित्त में होते हैं लोग, जिसमें 1-2 राज्य मंत्री होंगे। ये भी संभव है कि एक राज्य मंत्री एक से ज़्यादा विभाग को देख रहा होगा, क्योंकि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का प्रोसेस चल रहा है, तो सरकार का आकार छोटा करने का ये सब तरीका है, ठीक है। तो ये मंत्रालय और विभाग के बीच के संबंध हैं, अंतर है, इसका ध्यान रखिए। सिर्फ बड़ा छोटा ऐसा नहीं, एक बड़ी संस्था जो होती है वो मंत्रालय है और विभाग उसमें छोटे छोटे होते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। देखिए, बेसिक डिफरेंस ये है, जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हम बनाते हैं तो जो क्रम है राजनेताओं का, एक तो कैबिनेट रैंक का मंत्री हुआ, उसके नीचे होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। वो ऐसे जगह पे बनाते हैं जैसे कॉमर्शियल एक्टिविटी जहाँ पे है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते हम और थोड़ी स्वतंत्रता भी देना चाहते हैं। जैसे कोयला मंत्रालय, यूजुअली कोयला मंत्रालय हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार को दे देते हैं। जब कैबिनेट की मीटिंग होगी ना तो स्वतंत्र प्रभार वाला भी बुलाएंगे, वो लगभग लेवल उसका कैबिनेट मंत्री के बराबर ही हो जाता है, वो राजनीतिक प्रमुख है। लेकिन जब राज्य मंत्री सिर्फ कहते हैं तो कैबिनेट मंत्री के नीचे होता है, उसको असिस्ट करता है, अधीनस्थ है। जैसे मंत्रालय का हेड कैबिनेट मंत्री और कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट कोई विभाग को देख रहा हो। अब इन्होंने सवाल पूछा कि विभाग विहीन मंत्रालय होगा कि नहीं, आपको लगता है पढ़ने के बाद जैसा होगा? बहुत सारे विभाग ही को मिला के बनेगा ना यूपी में, ठीक है। अच्छा, ये आप पूछ रहे हैं कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, हाँ वो तो होता है। वो तो देखिए, कार्यपालिका कुछ भी कर सकते हैं ना, आपको बता चुका हूं मैं कि महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा आर्टिकल 77 संघ में कार्यपालिका को कुछ भी करने की शक्ति देता है, और राज्य में 166 आर्टिकल राज्यपाल के लिए रूल मेकिंग पावर, कर लो, आसानी से कर सकते हो। ऐसे बहुत से पद हैं जिसमें हम कैबिनेट रैंक के या मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बराबरी के हम देते हैं स्टेटस, वो कोई सब्जेक्ट देखते नहीं है,
ये कार्यपालिका का विल है और यही फ्रीडम है संसदीय प्रणाली का, है ना। इसलिए लोग कहते हैं कि पीएम बनो, सीएम बनो, नहीं तो डीएम कम से कम बनो ही, ये बात। तो यही दोनों जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक प्रमुख बुलाएंगे ना। हाँ, लेकिन आज की जो सरकार है ना, थोड़ा दूसरे माइंड की, कैबिनेट की बैठक होगी तब ना होगी, डिसीजन किससे होगा ना पीएम तो छोड़ो, वो तो होना ही है। एक और संस्था होती है ना, कैबिनेट कमेटी, है ना, उसमें और कम लोग होंगे, कैबिनेट रैंक के मंत्री सारे नहीं होंगे, 12 से 15 मंत्री होंगे, उनकी वजह से सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो डिसीजन जो ले लिए बाकी सब पे बाइंडिंग है, स्वतंत्र प्रभार हो कि बिना स्वतंत्र हो, सब पे वही लागू। उससे भी छोटी संस्था होती है, उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, यूएन। इसे पढ़ाया जाएगा आपको पॉलिटिक्स, इसलिए मैं ये सब उठा नहीं रहा हूँ, है ना, पढ़ाया, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमने देखा मंत्रालय और विभाग, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि राज्य के स्तर पर जो सचिवालय है या जो निदेशालय है, एक नया शब्द, एक नया संगठन आपको मिलेगा, इन सब की भूमिकाएं क्या हैं, क्या झगड़े हैं, क्या विवाद, एक नया सब टाइटल लिखिए। राज्य सचिवालय, राज्य सचिवालय एवं राज्य निदेशालय, राज्य सचिवालय एवं राज्य निदेशालय, ठीक है। चलिए अंडरलाइन कर दीजिए और देखिए, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सचिवालय, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। केंद्र में हो चाहे राज्य में, हम राज्य के स्तर पर बात कर रहे हैं, राज्य सचिवालय। अच्छा, जब भी सचिवालय बोलते हैं, जैसे हम केंद्रीय सचिवालय शब्द बोलते हैं, तो आपको हमने बताया कि कोई एक कार्यालय तो है नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। यानी जब केंद्रीय सचिवालय बोले तो इसका मतलब क्या है, विभिन्न मंत्रालयों विभागों का समूह केंद्रीय स्तर पर, उसको कहेंगे केंद्रीय सचिव। जब हम कहेंगे राज्य सचिवालय, मान लीजिए यूपी में, बिहार में, झारखंड में, कहीं भी, तो राज्य के स्तर पर जो विभागों का समूह, राज्य में मंत्रालय शब्द यूज नहीं करते, तो उसको क्या कहेंगे, राज्य सचिवालय। तो वही भूमिका जो केंद्र में पड़े हो, वही भूमिका राज्य में है। क्या क्या पड़े हुए, नीतियों का क्रियान्वयन, थिंक टैंक के जैसा काम करना, बजट के लिए काम करना, संरचनात्मक सुधार के लिए काम करना, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे स्टेट से संपर्क करना, राज्य का लिख रहे होगे तो केंद्र से संपर्क करना, और संबंधित मंत्री को क्या है, संसदीय उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए सलाह देना। राज्य सचिवालय का बात हो रहा होगा तो क्या होगा, विधानमंडल के जो दायित्व होते हैं उसके लिए राज्य सचिवालय उनको हेल्प करता है, यानी विभाग हेल्प करेगा जहाँ से होंगे। तो इट हैज़ बीन डन, मूलतः इसमें क्या है, नीतियों का निर्माण है। और राज्य में भी अगर बात करें सचिवालय, तो वही अवधि प्रणाली से चल रही है। यहाँ से भी जाओगे क्षेत्र प्रशासन में, क्षेत्र प्रशासन में, और फिर यहाँ से राज्य पे आ जाओगे, है ना, यहाँ सचिवालय। जैसे राज्य में क्या कहते हैं जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके नीचे ज्वाइंट, डेप्यूटी, अंडर, असिस्टेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि असिस्टेंट सेक्रेटरी दिल्ली में आज हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, यूजुअली स्टेट्स में ऐसे नहीं होते, यहाँ से सेक्शन अफसर से नीचे हो जाएंगे। अब जैसे आप डीएम होंगे, मान लीजिए जब आप जाएंगे, दो तीन साल डीएम रह लोगे तो किसी विभाग में बुला के आपको डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी ऐसे बना लेंगे। 2-3-4 महीने आप यहाँ रह जाओ, फिर वापस जाओ, ठीक है। इस तरीके से आपका आना जाना लगा रहे। कोशिश करना कि इधर ना आना पड़े, क्षेत्र में ही रहें। और उसके लिए एक गलती नहीं करना होगा, वो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन कभी भी ना हो। सारा गलती हो जाए, मतलब ट्रेजरी उजरी खत्म हो जाए, कोई नहीं पूछेगा, तो ये करना नहीं है ना, कि ये अलग बात है। लेकिन ट्रेजरी का गड़बड़ी हो जाए, विकास की योजनाओं में गड़बड़ी हो जाए, ब्ला ब्ला, कुछ नहीं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर गड़बड़ हुआ, सुबह नहीं देख पाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर देगा, सुबह उठ के टीवी खोलोगे तो नीचे चल रहा होगा, फलाना जगह के जिलाधिकारी तत्काल प्रभाव से मुअत्तल किए जाते हैं, निलंबित किए जाते हैं, लिखा होगा, है ना। तो क्विक एक्शन इसमें होगा। जैसे डीएम के कभी रेजिडेंस में गए हैं, किसी डीएम के घर देखे, डीएम जहाँ रहता है, मतलब उसका प्राइवेट घर नहीं, सरकारी घर, उसमें गोपनीय शाखा होता है, सीक्रेट एक जो है ना सेक्शन होता है उसमें। घर नहीं गए हो तो सिनेमा हॉल तो गए ही होगे, सिनेमा में देखो, गंगा जल सिनेमा देखोगे तो उसमें आईपीएस अधिकारी के साथ मिलेगा। एक आपका जो बेडरूम होगा ना, जिसमें आप रहेंगे, रात में सोएंगे भी, दरवाजा एक उससे खुलता होगा सीधे एक ऑफिस में, जैसे खोलोगे तो सीधे ऑफिस में प्रवेश, बेडरूम से सीधा कनेक्टेड एक बनाया जाता है जानबूझ के। एक तो ऑफिस है कि आपके घर, आपके रेजिडेंस से दूर होगा, कलेक्टेरिएट लिखा होगा, समाहरणालय, तो वो एक तो अलग है कि 10 से 6 आप ऑफिस के टाइम में वहाँ जाकर बैठे या ना बैठे, ये आपका विल है। एक तो ऑफिस आपके घर में, रेजिडेंस में, तो 24 घंटे खुला रहे। 24 घंटे का मतलब 24 घंटे, डीएम नहीं बदलेंगे, 8-8 घंटे में स्टाफ बदलेंगे। आपके एक स्टेनो बाबू होंगे, एक वो जो लाठी लेके पीछे चलते हैं लाल पहन के, जिलाधिकारी का, पुराने जब अंग्रेजों के ज़माने से है, जिलाधिकारी का आदेश पाल, है ना। तो एग्जैक्टली क्या है, एक वो हो गए, 1-2 कर्मचारी और होंगे, फैक्स बजता रहता है, फैक्स मशीन बीप्स करते रहते हैं। कोई भी चीज़ आपके ज़िले में कुछ होगा ऐसा वैसा, आप सबसे पहले अकाउंटेबल होंगे इसके लिए। तो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए, कोई ऐसा चुनाव में गड़बड़ी हो जाए, ये सब बहुत सेंसिटिव मैटर है ना, ये नहीं होना चाहिए किसी हाल। जैसे आपकी गोपनीय शाखा से कनेक्टेड होता है, हो सकता है आप ऐसे बड़े जिले में, मान लो कानपुर में हो, आगरा में हो, यूपी में अगर, तो कैंटोनमेंट एरिया है, जोधपुर में हो तो एयरफोर्स का कैंटोनमेंट एरिया है, तो या तो कैंटोनमेंट जिला होगा, वो खुद ही बड़ा जिला होगा, कैंटोनमेंट बोर्ड होगा, वहाँ सेना होगी, और अगर थल सेना होगी तो एक ब्रिगेडियर हो, एक ब्रिगेड पूरा रहना,
एयरफोर्स का होगा तो कमांडर एयर कोमोडोर होगा, सचिन तेंदुलकर भी एयर कोमोडोर है। और अगर वो नेवी का होगा तो कमांडर होंगे, है ना, कमांडर पावड़ी देखे होंगे फिल्म अक्षय कुमार का। ये सब सीनियर अफसर होते हैं, उनके नीचे एक बड़ा बटालियन आपके पास होता है। कभी कुछ गड़बड़ हो गया तो आप सेना को बुला सकते हैं। आप अगर ब्रिगेडियर को फ़ोन करोगे एज ए डीएम, फट से आएगा आपके पास। उसको रक्षा मंत्रालय ने बोल रखा है शांति के दिनों में आप जहाँ रहते खाते पीते सो मत जाना, जब डीएम साहब बुलाएं आंतरिक सुरक्षा का कुछ खास मामला हो तो चले जाना। तब करना पड़ता है जब हाथ से बाहर चला जाए, पानी ऊपर उठ जाए नाक से। मार्शल लॉ जब एक्टिवेट करना पड़ता है तो तुरंत जैसे ही करोगे तो आ जाएंगे अपना ब्रिगेड लिखा, बताइए किधर गोली मारना है, क्या करना है, आपके नियंत्रण में काम। ऐसे भी आपकी जो पुलिस है वो कुछ होगा नहीं उससे। 1942 का राइफल लेकर फुस फुस फुस, तब तक कितना गोली मार के चला जाएगा सामने वाला। आजकल एलिट गन्स के साथ क्राइम होते हैं। एक तो ये है बहुत सेंसिटिव मैटर है कि सेना के साथ डील करना या पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाना आसान काम नहीं है। दूसरा, कोई प्रशासन में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है, कोई अंदरूनी बात होती है, नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट हो सकते हैं, अनगिनत बातें जो आप बोल नहीं पाओगे घर में, मतलब किसी को बोल भी नहीं पाओगे जिसके साथ रहते हो, बेडरूम में भी नहीं बोल पाओगे बात, है ना। कुछ बातें प्रशासन में ऐसी चीज़ें, है ना, तो आप जाओगे जॉब में तो समझ में आ जाएगी बहुत सी ऐसी बातें। तो आप बता के सोने जाना तो बता देना अपने स्टाफ को, बाकी लोग बता के जाते हैं, मैं पहले ही से बता देता हूँ कि अगर चीफ सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आ जाए, बाकी कोई सेक्रेटरी दिल्ली से किसी का फ़ोन जाए कोई मतलब नहीं। मुख्य सचिव कौन, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन आए, बेडरूम में दरवाज़ा तोड़ के भी आ जाना, हाँ, पानी उन्हें डाल देना, एकदम जगा ही देना, फ़ोन मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर फ़ोन मिस हुआ तो सुबह उठ के टीवी खोलोगे ना तो उसमें नीचे चल रहा होगा। तत्काल प्रभाव से डीएम साहब अब नहीं, पैक करिए निकल जाइए। यही है असली सत्ता का अभ्यास करने वाला है। आपको पढ़ना है चीफ सेक्रेटरी के बारे में, क्वेश्चन भी आता है, पीटी में भी आया है, पढ़ाएंगे। जब आप पढ़ेंगे तो उसके शक्तियों को समझ पाएंगे कि इतना इन्फ्लुएंशियल अधिकारी होता है। इसीलिए ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर मुख्य सचिव बन के ही रिटायर होना चाहते हैं। मुख्य सचिव का दर्जा है ना भारत सरकार के सचिव के बराबर का होता है। लेकिन किसी मुख्य सचिव को कहोगे कि आ जाइए दिल्ली आ जाइए भारत सरकार में, कोयला सचिव बन जाइए, जल शक्ति सचिव बन जाइए, तो वो चाहेगा कि धरती फट जाती है और हम उसमें चले जाते हैं। 3-4 नौकरी के लिए बुलाओगे दिल्ली तो आएगा, वरना रिजाइन कर देगा उसी समय। गृह सचिव बनने आ सकता है, पुलिस पूरे भारत की पुलिस पॉकेट में आ जाती है। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए आ सकता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर के लिए आ सकता है। और अगर बहुत दिन एंजॉय कर लिया है, राजा वाली जिंदगी है, वो असली राजा वही है। इसलिए मुख्यमंत्री मतलब वो है अलग तरह की इशू है कि आप देखोगे पढ़ोगे तो जान पाओगे। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव में ना सिम्बियोटिक रिलेशन होता है। एचडी प्रधान एक आईएएस ऑफिसर में स्टेटमेंट है कि सिम्बियोटिक रिलेशन होता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच जैसे संबंध होते हैं, ऐसे मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के बीच के संबंध होते हैं। मतलब इतने गहरे रिश्ते होते हैं। संबंध गया कि नौकरी गया, ठीक है, ये भी बात है। तो हम लोग पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। लेकिन सत्ता का केंद्र है, माई बाप थ्योरी है ये, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है जॉब में जाने के बाद। लेकिन ये चीफ सेक्रेटरी बड़ा काम कर सकती है। जैसे आप सुने होंगे कि आईपीएस लोगों को मिलता है प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर गैलेंट्री, 15 अगस्त को दिए जाते हैं। तो कितना भी चुलबुल पांडे बन लीजिए, सिंघम बन लीजिए, मुख्य सचिव को नहीं लगाना कि आप चुलबुल पांडे हैं तो नहीं मिलेगा, वो फाइल जाएगी नहीं ऊपर। या 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और उस दिन प्राइम मिनिस्टेरियल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दी जाती है। आप कितना भी एक्सीलेंस कर लीजिए, अब रात दिन एक कर दीजिए, कलेजे निकाल के जनता को दे दीजिए, मुख्य सचिव को नहीं दिए ऐसे तो आपको नहीं मिलेगा अवार्ड, समझ गए। एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखिए। भारत में चूंकि हम लोग रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, जैसे मुख्य सचिव का काफिला उफिला जाता है, देखते हैं लोग खड़े होकर देखते हैं, अच्छा यही चीफ सेक्रेटरी बच्चे जैसा लग रहा है, लोग उसे डरते नहीं है ना। लेकिन डीएम एसपी का गाड़ी देख के लोग किनारे हो जाते हैं। डीएम साहब, एसपी, कप्तान, यूपी में कप्तान बोलते, इतना गोली मारा है अंग्रेजों के ज़माने से, इतना घोड़े पर चढ़ के लोगों ने किया है कि अभी तक वो पीढ़ी दर पीढ़ी दिमाग में डीएम एसपी का खौफ जो है ना चल रहा है। लेकिन इनके जो माई बाप है ना, उनको लोग देखते हैं खड़े होकर, उनका काफिला जब जाता है, ये फ़र्क है। तो एक तो ये समझबूझ होनी चाहिए कि जल्दी से यहाँ आवाजाही ना हो, इधर ही रहने को मिले तो अच्छा दिन रहेगा, ठीक है। अब एक दूसरे संगठन का नाम आपने सुना, इसका नाम है डायरेक्टरेट। क्या नाम है? डायरेक्टरेट, निदेशालय। ये जो निदेशालय है ये फीचर्स जो है स्टेट्स का है, राज्यों के स्तर पर होता है ना, केंद्र के स्तर पर ये नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, आपको पहले ही हमने कहा आर्टिकल 77(3) कुछ भी हो सकता है। संविधान में तो कहीं लिखा नहीं है कार्यपालक शासनादेश से बनेगा। तो हमने कुछ संस्थाएं अपवादजनक परिस्थिति में केंद्र में भी बनाई है निदेशालय के नाम पर, जैसे ईडी, आप नाम सुनते रहते हैं, इतने पॉपुलर है, उसकी इशूज को भी देखेंगे, कभी बात करेंगे। एक दो का नाम और जान लीजिए, इसमें ईडी जानने से क्या होगा। केंद्र में एक दो और इन्फ्लुएंशियल संस्थाएं हैं, जैसे लोकपाल का कानून जब हमने बनाया तो सतर्कता का निदेशालय हमने बनाया। या जब हम लोगों ने शुरू में जब पटेल साहब थे और रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री देखते थे, उसी ज़माने से डायरेक्टरेट चला आ रहा है कि खाद्यान्न आपूर्ति एवं निपटान का निदेशालय, है ना। तो डायरेक्टरेट ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल, ऐसे 2-3 गिनती के हैं जो उंगलियों पे गिन सकते हैं आप केंद्र में। राज्यों में ये अनेक होते हैं, अनेक, इनकी संख्या बहुत है। जैसे मान लीजिए कि शिक्षा का कोई विभाग है किसी राज्य में, तो एक ही डायरेक्टरेट नहीं होगा, एक से ज़्यादा डायरेक्टरेट होगा।
यूपी, एमपी, बिहार कहीं भी जाओगे तो शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, 5-6 हो गए शिक्षा में, इतने डायरेक्टरेट होते हैं। होम डिपार्टमेंट अगर देखोगे, गृह विभाग अगर है तो पुलिसिंग से रिलेटेड ढेर सारे डायरेक्टरेट है ना। एक तो होगा निदेशालय लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें डीजीपी साहब होते हैं। एक डीजी होंगे जेल में, मतलब डीजी जेल, जेल में मतलब जेल के अंदर बंद नहीं, जेल सब्जेक्ट है ना, उसका एक निदेशालय। ट्रैफिक अलग हो सकता है, या एसआईटी हो सकती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट हो सकती है, सीआईडी हो सकती है। स्टेट्स में अलग अलग पुलिसिंग से रिलेटेड संस्थाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए पॉलिसीज को हम डायरेक्टरेट बनाते हैं, तो एक से ज़्यादा डायरेक्टरेट हमें मिलते हैं। एक नया शब्द आपको मिला, उसको पढ़िए, फिर हम उसके मुद्दे देखेंगे। चलिए लिख दीजिए। तो देखिए, राज्यों में गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री जो केंद्र का होता है, अंतर क्या है? देखिए गृह मंत्री जब आप बोलते हैं तो कैबिनेट रैंक का मंत्री, बड़ा मंत्री है ना। और जब आप कहते हैं राज्य मंत्री तो उसके नीचे का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब कैबिनेट रैंक के नीचे अधीनस्थ एक मंत्री होता है ना, ये है, उसको कहते हैं राज्य मंत्री। ठीक है। मुख्यमंत्री अपने ओएसडी से ज्यादा संबंधित रहता है या मुख्य सचिव से? अभी किसके बारे में बताया? कोई भी हो जाए, ध्यान देखो, ओएसडी होगा तो कहाँ होगा? ओएसडी होगा तो सीएमओ में हो, कैप्सेक में हो, ये सब नीचे के संस्थान। 1948 का एक्ट है, इसकी सत्ता कभी कम नहीं होगी। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर प्राइवेट सेक्रेटरी भी बनाते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं, प्राइवेट सेक्रेटरी। ओएसडी बना लीजिए, प्राइवेट सेक्रेटरी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, इसकी सत्ता कभी कम नहीं होगी। मान लीजिए कि आपने राजनीतिक आधार पर कोई प्राइवेट सेक्रेटरी बनाए और आपने कुछ डिसीजन लिए, यहाँ से अप्रूव होगा तभी होगा ना एग्जीक्यूट, यहाँ से सब कुछ यहीं से होगा। चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा आदमी है, इसमें कोई शक सुबह रखने की जरूरत ही नहीं, और इसी का ध्यान रखने का जरूरत है। नौकरी ठीक से करने का मन है तो अंदर जाने के बाद, है ना, आपको पढ़ना है, ये बात करें। चलिए देखिए, राज्यों में सचिवालय ऑब्लिक विभाग, सिर्फ विभाग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि राज्यों में विभाग बोलते हैं, मंत्रालय होते हैं। सचिवालय ऑब्लिक विभाग मूलतः नीतियों के निर्माण के लिए, नीतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। नीतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। जबकि नीतियों का क्रियान्वयन निदेशालय के द्वारा होता है। संघीय स्तर पर संघीय स्तर पर अपवादजनक परिस्थिति में कुछ ही निदेशालय बनाए गए, हैं। जबकि कुछ ही निदेशालय बनाए गए हैं, जबकि संघीय स्तर पर सचिवालय की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, संघीय स्तर पर सचिवालय की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए क्या होता है भाई? पढ़ चुके हो आप। पॉलिसी एग्जीक्यूशन यूनियन में कौन करेगा? लिस्ट उस्ट बनवाया है तो संलग्न कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालय, पीएसयूज, लोक उपक्रम, यहाँ हमने डायग्राम भी बनाया था 1-2 दिन पहले। तो मतलब यहाँ से जाके रिवीजन करने का समय नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा देखिए, ऐसा है, मेरे जो टॉपिक है ना, ये सब डायनेमिक है, आप ले जा यहाँ से जाइए, तो ये सब कोई ट्रेडिशनल कंटेंट है नहीं, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको जाना है प्रशासन में, वही सब पढ़ना है। अगर आप सब हीरो बनने वाले होते तो अमिताभ बच्चन, मार्लिन ब्रांडो, अल पसीनो के बारे में पढ़ते तो खराब थोड़ी लगे। तो ये है कि इंटरेस्टिंग तो ये है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब यहाँ से जाइए, 20 मिनट लगाइए बस, पेज को पलटिए, कोई कार्ड वार्ड रखिए, बैठ के पढ़ के डायग्रामिक फॉर्म पे उसको ब्रीफ कर लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में रिवाइज हो जाए, एग्जामिनेशन हॉल तक चला जाए, चाहे पीटी हो या मेंस हो, है ना। क्योंकि अभी आप जो पढ़ेंगे ना, एक सिस्टम का समझ बने। मे भी आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन एक भी ना दिखे, लेकिन इस पर कंट्रोल बना लोगे ना, तो आपके इकोनॉमिक्स पे आंसर अच्छे होने लगेंगे, आपके सोशल जस्टिस के आंसर अच्छे होने लगेंगे, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के आंसर अच्छे होने लगेंगे। और कुछ तो टॉपिक इसके अपने हैं ही हैं, सीबीआई पे आएंगे, एनआईए पे आएंगे, तो कहाँ से वो सब काम नहीं करेगा ना। कुछ क्वेश्चन के आंसर भी आप लिख चुके हो,
ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इंस्टीट्यूशनल मुद्दे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी पे सवाल होंगे, है ना, लोकपाल पे होंगे, इन सब पे जो सवाल होंगे अच्छा से अच्छा कर पाओ। और इन सबसे कुछ कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं, इसलिए डेली काम करो। एक दो दिन लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा उसको बैकलॉग ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, है ना, नहीं तो सब उड़ जाता है मेमोरी से। जैसे ही आप डायग्रामिक फॉर्म पे कुछ कर लोगे ना, पॉइंट्स में छोटे काम की बातें, पूरा ही नोट्स नहीं बनाना है फिर जाके, इसी में पेज लगा दीजिए या कार्ड लगाइए, बाएं दाएं कुछ कर लीजिए, आपके अपने अलग तरीके हो सकते हैं, या आप अंडरलाइन ही करते हैं, जैसा भी उसको पढ़ लिया करिए 15 से 20 मिनट बस डेली, आपका काम हो जाएगा। और एक ऐसा रिवीजन का सिस्टम आपको बनाना चाहिए कि हर 1-1.5 महीने पहले की चीज़ें हम रिवाइज भी करें, 1-2 घंटे समय इसके लिए निकाल। आज से जो 1.5-2 महीने पहले पढ़े थे, उसका अगर रिवीजन का कुछ टाइम अगर आप नहीं रखते हैं ना, तो समझिए वो समय जा रहा है आपका, वेस्ट हो रहा है। ये पूरा खेल देखो संतुलन का है ना। रीडिंग है ना एक पक्ष है, आप पढ़ते हैं एक पक्ष, उसी में एक क्लास भी है, यहाँ आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ लें क्योंकि आपकी मेमोरी ज़्यादा चीज़ ले रही है। रीडिंग में आप सिर्फ देखते हैं या सुनते हैं, देखते हैं, ऑडियो विजुअल दोनों है, तो ये ज़्यादा अच्छी रीडिंग है। रीडिंग एक पक्ष है। उसके बाद होता है नोट्स बनाना, उसको रिवीजन आप समझ सकते हैं, है ना। और फिर एक आप जब रिवाइज कर रहे होते हैं, पढ़ना, रिवाइज करना और नोट्स बनाना, इन तीनों में संतुलन रहे। रिवीजन करने के लिए नोट्स की ज़रूरत है। एग्जाम जब नज़दीक आ जाएगा उस दिन बहुत अखड़ेगा कि इतना मोटा कॉपी है, हम उसको पलट नहीं पा रहे हैं। अगर देखे होते, क्योंकि अभी देखो शुरू में जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारी भाव भंगिमाएँ रहती हैं, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। जब मेंस दोगे ना प्रैक्टिकली, तो किसी क्वेश्चन को पढ़ के यही लगेगा कि बस 3 पॉइंट 2 बातें इसकी आती ना, तो मैं इसको लिख देता। आप उस लेवल पे पहुंच गए रहेंगे वहाँ। कुछ भी उसका एक हल्का सा रोशनी मिल जाए ना, आपका आंसर हो गया। वही नहीं मिलता है, वही मिस्टेक हो जाता है। और उस समय कि हम इतना अच्छा कर लें और ज़्यादा देख लें और 10 तरह का किताब कर लें, सब काम नहीं कर पाते। इसलिए जो लोग पहले अटेम्प्ट में पास कर रहे हैं वो सिर्फ मेच्योर लोग हैं, उम्र भले कम है, लेकिन उनको एक समझ है कि इतना चीज़ होगा नहीं, है ना, इतना दुनिया भर का किताब, ये नोट्स वो नोट्स जाएगा नहीं, कम से कम पढ़ो, नाम का पढ़ो, अभी का अभी कुछ फॉर्मेटिंग करते रहो नोट्स, और इसी के बेसिस पे बिलीव करके एग्जामिनेशन हॉल में उतर जाओ। मेंस आसान है, मेंस ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ ये काम कोई करता हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए आगे लिखते चलिए, क्या लिखे हैं एक लाइन बताइए। क्रियान्वयन के लिए लोक उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या अधीनस्थ एवं संलग्न कार्यालय होते हैं। अधीनस्थ एवं संलग्न कार्यालय होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए प्रीलिम्स में आपसे सवाल ऐसा पूछा जाए, निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। स्टेटमेंट नंबर 1 पहला, केंद्र के स्तर पर अधिक से अधिक संख्या में निदेशालय नीतियों के क्रियान्वयन के लिए बनाई जाती है। स्टेटमेंट सही कि गलत है? वेरी गुड, कम से कम आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है ना। राज्य में क्या होता है भाई? निदेशालय। केंद्र में नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नहीं हो सकता है। अपवादजनक परिस्थिति में कुछ बनाए हैं। इसी तरीके से PSUs यानी लोक उपक्रम कहाँ होती है ज़्यादा? केंद्र में, राज्यों में ना के बराबर। कुछ कुछ छोटी मोटी सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, वेयर हाउस लिमिटेड, अन्न कोठार, सब्जी मंडी, इन सबसे बहुत पैसे नहीं आते। कॉमर्शियल एक्टिविटी छोटी मोटी, एक भी महारत्ना कंपनी राज्यों की नहीं है, सभी भारत सरकार की, केंद्र सरकार की। तो PSUs या लोक उपक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। स्टेट्स में क्या होगा? निदेशालय। क्यों निदेशालय बनाते हैं ज़्यादा राज्यों? फिर से इसी कॉन्सेप्ट में वापस जाके समझना। भारत राज्यों का एक संघ है, आर्टिकल 1। लोग रहते कहाँ हैं? राज्यों में। ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से नीतियों का क्रियान्वयन करने की जरूरत कहाँ है? राज्यों में। और यही काम निदेशालय करता है। जैसे पुलिसिंग टॉपिक है, कंटेंट। अब देखिए, सॉफ्ट टारगेट, महिला की सुरक्षा की जरूरत है, बच्चों की सुरक्षा की जरूरत है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरत है, VIP के सिक्योरिटी की जरूरत है, कोई इंटरनल थ्रेट ना हो, आंतरिक विप्लव ना हो, उसको करने की जरूरत है, जेल के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। ये सब क्या है? राज्यों में। इनके डायरेक्टरेट हम बना के अच्छे से करते हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या, भीड़ वहाँ पे है। केंद्र सरकार का कोई डायरेक्ट कस्टमर नहीं है ना, जहाँ पे हम बहुत डायरेक्टरेट बनाएं, तो PSU से काम हो जाए। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है। UPSC इस तरह के काम प्रीलिम्स में करती है। दूसरा पॉइंट, राज्य निदेशालय की भूमिका। राज्य निदेशालय की भूमिका, अब इसमें सब पॉइंट डाल दें, क्या क्या काम। सचिवालय की भूमिका मैंने क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, वही राज्यों में भी सेम लाइन पे बातें। निदेशालय की पहला पॉइंट, नीतियों का क्रियान्वयन। ABCD कर दीजिए या 1 2 3 इसमें कुछ भी सब पॉइंट बना दीजिए। राइट साइड के सेकंड नंबर AC। अब सेकंड नंबर उधर से कि इधर से? अच्छा, इधर से आपने कहा है, तो राइट बोलोगे तो हमारे लिए राइट तो अध्यक्ष की तरफ से दक्षिणपंथी इधर बैठे हैं, मतलब ये नहीं है ऐसे, लेकिन ये इतना देखो, इसी से है आंसर राइटिंग सामान्य तरीके से लिखा जाता है, तो समझ में आ जाए इजीली। इतना कठिन लिखने की जरूरत नहीं, हाथ उठा के बता देने की जरूरत। ठीक है, चलिए। दूसरा,
नीतियों का क्रियान्वयन के बाद संबंधित, ये पहला पॉइंट हमने लिखवाया नीतियों का क्रियान्वयन। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी में हम लोग क्या देख रहे हैं, निदेशालय की भूमिका, है ना। दूसरा, निदेशालय तकनीकी सेवाओं में भर्ती के लिए, तकनीकी सेवाओं में भर्ती के लिए, दूसरा पॉइंट, निदेशालय काट को पहले जो लिखे हो, बीच में बोलते रहोगे तो तीसरे बार कुछ और बोल दूंगा मैं, है ना। निदेशालय तकनीकी सेवाओं में भर्ती के लिए संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग को, राज्य लोक सेवा आयोग को सलाह देता है ना। ठीक है, समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टेक्निकल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट है, मान लीजिए हमें इंजीनियर्स की भर्ती करनी, लोक निर्माण विभाग के लिए इंजीनियर, जो एसडीओ साहब लोग होते हैं, है ना। एक तो जैसे बिहार के लोग हैं जो एसडीओ एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हैं, एसडीओ बिजली विभाग का भी होगा, एसडीओ शिक्षा का भी होता है। तो लोक निर्माण विभाग का एसडीओ इंजीनियर है, उसका भर्ती करना, और लोक सेवा आयोग भर्ती करेगी, राज्य लोक सेवा आयोग। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिक पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो लोक सेवा आयोग होती हैं उसमें आधे से अधिक ऑलमोस्ट पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं। उनको इतनी टेक्निकल बातें पता नहीं होंगी, संभावनाएं हैं, हो सकता है इतिहास संस्कृत कुछ ऐसा पढ़ के बने होंगे, है ना। तो ऐसा व्यक्ति कैसे रिक्रूटमेंट करेगा जी, इंटरव्यू कैसे लेगा, दिक्कत है ना। तो हम डायरेक्टरेट से पूछ लेते हैं, बताओ भाई आपको चाहिए अधिकारी, आप ही बता दो कि क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, कुछ क्वेश्चन सेट करके दे दो, हम रैंडमली इधर उधर चेंज करके मिला के बना देंगे, है ना। और इंटरव्यू में क्या होना चाहिए, 2-4 लोग को भेज दो, उनको बैठा देते हैं, और इस तरीके से हम रिक्रूटमेंट करते हैं। चाहे टीचर का भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, किसी स्वास्थ्यकर्मी की भर्ती हो, पीसीएस जे जुडिशियल सर्विस का भी भर्ती होता है। तो ये जर्नलिस्ट लोग इतना लॉ का ज्ञान इतना नहीं होगा, तो हम उनके डायरेक्टरेट से पूछ के भर्ती करते हैं। ठीक है, समझ में आया। दिल्ली में कैसे होता है, भारत सरकार में भी कुछ तकनीकी सेवाएं हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस का, है ना, तैयारी तो कर रहे हैं सिविल सेवा का, ये तो बोलचाल का ये सब है आईएएस, और यही सबसे अच्छा कोई सेवा है ऐसा भी नहीं समझना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं इसमें हैं। तो आप 23-24 नौकरी के बारे में सुने हैं, जानते हैं, है ना। 25-26 से घट के 23-24 आजकल हो गए। जैसे आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस, आईआरटीएस, तो आईआरटीएस भी नहीं था अभी, है ना, कॉर्पोरेट लॉ, ब्ला ब्ला, सिविल अकाउंट, फलाना ढमकाना, ऐसा 22-23 नौकरी, यही आप जानते हैं। क्या पूरे इतना बड़ा देश है ये, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, क्या ये 22-23 नौकरी ही पूरा देश चला देगी केंद्र सरकार के स्तर पर? बहुत सारे झमेले हैं, है ना। 1974 में भारत ने, इंदिरा जी ने कच्चा तीवू, एक आइलैंड है पाक स्टेट में, हमने डोनेट कर दिया गुडविल, एज ए गुडविल गेस्चर। ठीक है, पंडित नेहरू ने जैसे कि कोको आइलैंड दिया था म्यांमार को, कच्चा तीवू आइलैंड दे दिया। अब रामेश्वरम से इतना नज़दीक है कि थोड़े से ही उसके मैरीटाइम उसमें आ जाता है, और हमारे मछुआरे अरेस्ट हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमने बनाया है ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस। अब नाम यूजुअली नहीं सुने होंगे जब तक कि कोई इस तरह की पढ़ाई लिखाई ना की है। ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस ग्रुप ए हमारे पास है, नौकरी है, जैसे आईएएस आईपीएस है, जैसे आईआरएस है, ग्रुप ए सर्विस। ऐसा ही एक होता है भारतीय नमक सेवा, नाम सुने हो, ग्रुप ए। इंडियन सॉल्ट सर्विस, एक ही सीट निकलता है, 2 ही सीट निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे पास इस तरह की ढेर सारी सेवाएं हैं ग्रुप ए टाइप की, मतलब 75-76 हमारे पास ऐसी सेवाएं हैं। और यूपीएससी सालों भर बिजी रहती है। आपका 23-24 नौकरी एक साथ निकलती है, जिसको सिविल सेवा आप समझते हैं। आप नौकरशाही वाला चैप्टर आएगा तो उसमें बताएंगे कि सिविल सेवा क्या है, नौकरशाही क्या है, तो आप वही समझ रहे होते हैं। तो इतना ही ग्रुप ए है, समझिए। कुछ और आप थोड़े जानते होंगे, जैसे इंडियन मेडिकल सर्विस आपने नाम सुना होगा, तो भी थोड़ा फेमस है ना। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आपने नाम सुना होगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस नाम सुना होगा, अगर आप मैथमेटिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से मास्टर डिग्री है तो एग्जाम दे सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, स्टैटिस्टिकल सर्विस भी ग्रुप ए सर्विस है, 1961 से बनी है, यूपीएससी ही एग्जाम देती है, और बराबरी का ऐसा पद है, जैसा आप आईएएस का एग्जाम देंगे या इसके और बराबर का, ऐसा ही ये सब है। नमक सेवा, भारतीय रसायन सेवा, ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस, ये सब इसी तरह का है। तो आप अपने नौकरी में जब जाओगे तो फील करोगे कि ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे आप जिस पद पे होगे उसी पद पर लोग होंगे, आप पूछोगे कि अच्छा आपका क्या बैच है या कैसे हो, आईएएस हो, बताएगा नहीं मैं आईएएस। फिर आप सोचोगे अच्छा आईआरएस हो क्या, वो भी नहीं। इकोनॉमिक सर्विस, वो भी नहीं, किसी से भी नहीं। कुछ ऐसा नाम बताएगा जो आप सुने नहीं, है ना, यही सब नाम है। तो ये भर्ती कैसे होती है, यूपीएससी कंडक्ट करती है। अब यूपीएससी में भी तो जर्नलिस्ट बैठे हैं, तो संबंधित मंत्रालय से लोगों को बुलाते हैं, डेपुटेशन पे भर्ती की जाती है। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखने के शौकीन हैं, जो कि देखने चाहिए, अपने छोटे भाई बहन को जरूर बताइए, गाइड करिए उनको कि अगर आईएएस बने ना बने तो भी अगर पढ़ाई करते रहे ना सिर्फ अच्छे से, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट में कहीं भी एंट्री कर जाते हैं, ग्रुप बी सी, कहीं भी एसएससी से भी, तो बाई डेपुटेशन धीरे धीरे उठ करके आप बराबरी में भी आ सकते हैं। लेकिन लोग जानते नहीं, उस पर काम ही नहीं करते। जैसे कोई एमकॉम है, अगर वो एग्जाम देता है और जूनियर अकाउंट ऑफिसर बन जाता है बीएसएनएल में, 3-4 साल रहेगा, तो डेपुटेशन पे ये सब एग्जाम, डायरेक्ट आम आदमी एग्जाम नहीं दे सकता। 3 साल के डेपुटेशन पे होगा तो वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टर हो जाएगा। 2-3 साल नौकरी किया, फिर से डेपुटेशन पे वही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखते रहेगा। यूपीएससी कहेगी फॉर्म भरो, डायरेक्टर लेवल का हो जाएगा वो, और उसको नीति आयोग में ज्वाइंट डायरेक्टर बना दिया जाएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी के बराबर का है। और आप आईएएस भी हैं तो उसी तरह के पद पे होंगे,
उतना ही बड़ा कुर्सी जितना आपका है उतना ही बड़ा उसी का होगा, जैसा गाड़ी आपका वैसा गाड़ी उसका, जितना पैसा आपको उतना ही पैसा उसको। भारत में सेवाओं को पद से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये ऐसी भी चीज़ें हैं। जब टेक्निकल सर्विसेज की भी रिक्रूटमेंट्स होती है और स्टेट्स में इसी के लिए जो है एडवाइस डायरेक्टरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, संबंधित कर्मचारियों, इसको थोड़ा चला देंगे क्या? आप लोगों ने सब बंद करवा दिया है तो। अगला पॉइंट, संबंधित कर्मचारियों, हम लोग भूमिका देख रहे हैं। संबंधित कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, डिसिप्लिनरी एक्शन ओवर एम्प्लॉइज, है ना, एसोसिएटेड विद द डायरेक्टरेट। संबंधित कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सम्मेलनों को छोड़कर राज्य स्तरीय सम्मेलन का संचालन कर, ठीक है। मान लो भाई पुलिस पर कॉन्फ्रेंस है लेकिन भारत सरकार के स्तर पर है या इंडिया से बाहर कहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी, क्योंकि अंतर्राज्यीय विषय हो गए, एक राज्य से अधिक का मामला हो। निदेशालय कहाँ होता है? राज्यों में। लेकिन अगर यूपी के किसी निदेशालय का या बिहार झारखंड के, मान लीजिए यूपी में सिक्योरिटी कैसे ठीक करें, कुंभ मेले में क्राउड मैनेजमेंट कैसे करें, या कोई भी वीआईपी का सुरक्षा कैसे करें, कभी नमाज कैसे ठीक से करा लें, इत्यादि इत्यादि, इस तरह की कुछ मामले हैं, उस पर डिबेट डिस्कशन करने के लिए राज्य के स्तर पर ही सम्मेलन, जिसको कहते हैं इंट्रा स्टेट कॉन्फ्रेंस। इंटर नहीं, इंटर और इंट्रा दो शब्द है। इंटर का मतलब होता है बियॉन्ड, नहीं, विद इन द, एक ही संगठन के नीचे, तो राज्य के स्तर पर ही होगा अगर, तो वो निदेशालय देखें। नेक्स्ट, निदेशालय वास्तविक ग्रासरूट स्तर पर, ग्रासरूट स्तर मतलब तृणमूल स्तर, निचले स्तर, ग्रासरूट स्तर पर संबंधित विषय वस्तु के संदर्भ में विशेष ज्ञान रखता है, विशेष ज्ञान व कौशल तथा अनुभव रखता है, ऐसा लिखिए, विशेष ज्ञान, अनुभव तथा कौशल रखता है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित मंत्री को तकनीकी सलाह देता है, ठीक है, तकनीकी सलाह देता है। मान लीजिए कृषि का निदेशालय है, तो कृषि के बारे में एक्चुअल में क्या हालात हैं राज्यों के, उसका समझ है इसको। कृषि मंत्री कभी कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, कभी डायरेक्टर को बुलाएंगे तो जाके बताएं, ये भी हेल्प करें। पुलिस का डायरेक्टरेट, गृह विभाग जिसके पास, और यूजुअली मुख्यमंत्रियों के हाथ में होता है ये, तो उनको जाके एडवाइस करेगा। ये सब इसकी भूमिका है, रट जाना है ना। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कंटेंट है। मुख्य परीक्षा में आप कभी इंतजार में मत रहिएगा, जैसा हमने पहले बताया कि इसकी भूमिका पूछेंगे, है ना। मुख्य परीक्षा में मुद्दे आते हैं, इशूज आता है, तो अब मुख्य परीक्षा के लिए आ जाइए, क्या आएगा भाई मुद्दा, क्या हो। नीचे एक सब टाइटल दे दीजिए, राज्य सचिवालय बनाम निदेशालय का विवाद एवं समाधान के उपाय। राज्य सचिवालय बनाम निदेशालय का विवाद और समाधान के उपाय, अंडरलाइन कर दीजिए। राज्य सचिवालय एवं निदेशालय के बीच का विवाद एवं समाधान के उपाय, अंडरलाइन। एक सब टाइटल इसके नीचे और बने, विवाद का कारण, क्या कारण है दोनों में। अब आप समझ गए हैं, सचिवालय आप जानते हैं, निदेशालय आप अभी जान चुके हैं, इन दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है इस बात को समझ लें, है ना। देखिए 2 मिनट में पहले बात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच विवाद का कुछ मनोवैज्ञानिक कारण है, कुछ व्यवहारिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण दिमागी फितूर है, जैसे निदेशालय के अधिकारियों को लगता है कि हम मंत्री से दूर बैठे, क्योंकि प्रशासनिक प्रमुख कहाँ होगा, सचिवालय में, और राजनीतिक प्रमुख यहाँ होगा, है ना। जैसे मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ अभी, कहीं भी राज्य में भी अगर कोई संस्था हम ले लें, मान लीजिए कि होम डिपार्टमेंट है, राज्य में होम स्पेशल कहते हैं, होम स्पेशल, यूजुअली ये चीफ मिनिस्टर के हाथ में रहता है। राज्य में वित्त विभाग, गृह विभाग मुख्यमंत्री अपने हाथ में रखना चाहता है,
पुलिस पे कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर मंत्री है भी तो जो भी होम स्पेशल जो डिपार्टमेंट है, यहाँ 2 लोग हेड होंगे, मंत्री और सचिव। ऐसा तो डायरेक्टरेट में नहीं बताया हमने कुछ। तो डायरेक्टरेट के लोगों को लगता है कि हम दूर बैठे हैं मंत्री से, एक साइकोलॉजिकल गैप हो जाता है। दूसरा, ये सचिव वचिव नाम है ना, बड़ा पावरफुल नाम। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आजाद तो हो गए लेकिन दिमागी रूप से नहीं हो पाए, अभी भी एटीट्यूड हमें स्वतंत्रता का मिला नहीं, अंग्रेजी विरासत का प्रभाव अभी भी दिखता है। तो आज भी ये प्रभाव गवर्नेंस में है। जैसे जो अंग्रेज होते थे, गोरे अधिकारी, वो सेक्रेटेरिएट में बैठते थे, आईसीएस अफसर, यूरोपियन, उनके नाम होते थे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, और बड़े दबंग डिसीजन लेते थे, मसल देना, दमन कर लेना, इतना फायर कर देना, है ना। जनरल डायर को कोई बोला ही होगा ना कि मार दो भाई, बुला दो, सबको सेक्रेटरी तो बैठे थे, सब गोरे ही, डिसीजन तो उनके थे। तो ये जो दिमाग में बैठा है कि सत्ता कहाँ पे होती है भाई, सचिव 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 लिखा होना चाहिए। हमारा नाम क्या है, निदेशक, महानिदेशक, महामहिम निदेशक भी लिख दोगे तो भी कोई असर नहीं हो रहा है। डायरेक्टरेट में जो बैठा है उसको आनंद नहीं आता है अपने नाम, उसमें पावर उसको फील ही नहीं होता है। इसका उपाय मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा निकाला। मध्य प्रदेश ने इसका उपाय ढूंढा और कहा कि नाम में क्या रखा है, नाम जोड़ दो। जैसे महानिदेशक सह सचिव है ना, निदेशक सह संयुक्त सचिव जोड़ दो, तो डायरेक्टर जनरल कम सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ एमपी, उन्होंने ऐसा शुरू किया है ना। काम वही रहेगा, निदेशक महानिदेशक वाले, बस सचिव नाम जोड़ दो, तो लोगों में संतुष्टि आने लगा। फर्स्ट एआरसी ने उसका नकल करने को कहा, पूरे भारत में उसका नकल हुआ। मध्य प्रदेश का कुछ कुछ चीज़ बड़ा अच्छा है, कुछ मामलों में, पंचायती राज में थोड़ा सा, पावर डिवोल्यूशन में और ये सब काम में। अभी आप सूचना का अधिकार पढ़ोगे या सर्विस गारंटी एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ एमपी पहली है जो जुलाई 2011 से सेवा गारंटी कानून बनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है ना। तो कई चीज़ों में ई गवर्नेंस में बहुत अच्छा किया है। एक एमपी की एक योजना ज्ञानोदय परियोजना, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में शिक्षा के कार्यक्रम को चलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन योजना है। तो धीरे धीरे डेवलप होगा, आएगा आपके लाइफ में, जब आप पढ़ रहे होंगे ई गवर्नेंस और ये सब, तो अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। तो एमपी गवर्नमेंट ने इसका इलाज किया। तो ये तो 2 तरह के बात आपने देखे। तीसरी बात यह है कि लोगों को मतलब हैव्स एंड हैव नॉट्स की फीलिंग होती है। जैसे जातियां 2 ही हैं, बाकी तो जो आप जाति वाती देखते हो उसमें कोई दम नहीं है, 2 ही है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, आईएएस एंड नॉन आईएएस। सचिवालय में जो बैठता है वो हैव्स है, जिसके पास कुछ है, एंड हैव नॉट्स जो बिना किसी चीज़ के। तो जो भी भारत में आईएएस नहीं बनता है उसको जीवन में कभी ना कभी कष्ट उठाना पड़ता है, और वो उसको दुख होता है इस बात का कि हम आईएएस क्यों नहीं बने। ठीक है, या हम बने होते तो हमारा लाइफ अच्छा होता। क्यों? क्योंकि सब कुछ इसी से होता है। मछली बोर्ड का डायरेक्टर आईएएस ऑफिसर, केरला कैडर में होगे तो मछली बोर्ड है, पाम ऑयल है, उन सब का क्या होगा, डायरेक्टर आईएएस ऑफिसर। यूपी कैडर में होगे तो गन्ना बोर्ड, गन्ना, अब कितना भी बड़ा गन्ना किसान बन जाइए, गन्ना का व्यापारी, गन्ना बोर्ड का डायरेक्टर आईएएस ऑफिसर। सिनेमा में जाने का मन करे किसी को, कितने भी बड़ा एक्टर हो, सलमान खान, आमिर खान, उसका सिनेमा तभी जाएगा ऑस्कर में जब मंजूर आईएएस होगा। क्योंकि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन होता है, आईएएस। फैशन काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन आईएएस ऑफिसर। लक में फैशन वीक होगा कि नहीं, आप कलम चला दोगे तो बंद, कोरोना है बंद नहीं होगा, जाओ। आईएएस बड़ा चीज। जितने मंत्रालय विभाग आप जानते हैं सबके बॉस आईएएस बैठे होंगे। एक को छोड़ दीजिए, रेलवे हटा दीजिए, रेलवे में इंजीनियर्स हो जाते हैं, रेलवे अप्रेंटिस आए हुए, टेक्निकल सर्विसेज इनको छोड़ दीजिए, एटॉमिक एनर्जी छोड़ दीजिए, उसमें वैज्ञानिक लोग होते हैं। और विदेश मंत्रालय को मुश्किल से छोड़ा है, ये भी नहीं छोड़े थे। 80 के दशक में हुआ कि आईएफएस विद्रोह किए, इंडियन फॉरेन सर्विस के मेंबर। यार नॉलेज मुझे ज्यादा विदेश मामलों में, पंथित हेड तुम हो। जैसे अभी कैसे आईपीएस को नॉलेज ज्यादा होगा कि आईएएस को, पुलिस का आईपीएस को। गृह सचिव कौन है, आईएएस। इनका भी विरोध है। ऐसा ही विरोध कभी आईएफएस का था, तो उस पर धर्मवीरा कमेटी ने सुझाव दिया और बनाया गया कि ऐसा है 3 सेक्रेटरी होंगे मंत्रालय में। कितने? 3 विदेश सचिव बनाए गए जो इंडियन फॉरेन सर्विस के मेंबर होंगे, और एक होगा सेक्रेटरी जनरल। इन तीनों के ऊपर वो कौन होगा? किसी भी तरीके से मतलब उनका मन शांत हो जाए कि अब आप भी सचिव है ना। लेकिन फिर लोगों ने विद्रोह किया कि अंतर क्या हुआ, फिर तो आप सेक्रेटरी जनरल के लिए होने लगे। तब धीरे धीरे आईएएस ने छोड़ा है जान। ये 2-3 छोड़ दो, रेल छोड़ दो, विदेश छोड़ दो, एटॉमिक एनर्जी वगैरह छोड़ दो, बाकी जितना देखते हो सबका बॉस आई एम सॉरी एक ही। इसलिए आप ये बनना चाहते हैं शायद, है ना। तो क्या है कि लोगों में एक तरह का ना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जैसे ही आप दूसरे सर्विसेज में आप जाते हैं ऐसा होने लगता है। ठीक है, ये सब साइकोलॉजिकल रीजन है। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे किसी को फॉर्च्यूनर मिल गया है ना, उसी रैंक पे कोई स्पेशलिस्ट सर्विसेज में उसके पास इनोवा आ रही है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। एक कुर्सी ऊंचा, उसका थोड़ा कुर्सी छोटा, उसके ऑफिस में रेड कारपेट है, हमारे ऑफिस में रेड कारपेट नहीं है। ऐसे 50 चीज़ें हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा छोटा कर देंगे। और थोड़ा बहुत हो भी जाता है। देखो, जब आईएएस आप नहीं बनोगे तो दिक्कत होती है। जैसे आप में से कितने लोग इंडियन पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं, उसके मेंबर कितने हैं? ऐसे शर्मा के मत करो, उठाओ। कितने लोग, अब एक अपने नीचे भी कर लिए। देखो ऐसा है कि ये अलग बात है कि गृह सचिव तो आईएएस होगा, और आप जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे तो आपको थोड़ा कभी कभी अच्छा नहीं भी लगेगा। आप लोग माइंड मत करना और अपने विचार मत बदल, लेकिन सब चीज़ जानना चाहिए, क्योंकि आप एक सिस्टम में प्रवेश करने वाले हैं ना। आप हर दिन एक सिस्टम को समझ रहे हैं। जैसे आप डायरेक्टरेट, ये वो नाम सुने थे,
तो अब आप जब जाओगे नौकरी करने तो आपको एक तो ये सब डिटेल से आप यही सब चीज पढ़ोगे मसूरी में, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 1861 का पुलिस एक्ट ये कहता है, उसका सेक्शन 4, लॉ एंड ऑर्डर का चेयरमैन कौन है? डीएम। ठीक है, तो डीएम का नाम है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। वो जब कहेगा फायर तो फायर। एसपी को एक्चुअल में गोली चलाने का भी अधिकार नहीं है ना। गोली चलाते हैं लोग तब तक जब तक कि आईएएस का कॉन्फिडेंस है, बाद में साइन वाइन कर देता। एक एक गोलियों की गिनती होती, अगर फायर की गोली चलाने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए होती है बंदूक बंदूक। आम आदमी पर, किसान पर इधर उधर गोली चलाना नहीं है, ये काउंट होती है। और जो मैजिस्ट्रेट है उसके तरफ से रेटिफिकेशन चाहिए होता है। तो अगर थोड़े से पुलिसिया माइंड के कोई डीएम साहब मिल गए, थोड़ा मामला दिक्कत भी होता है। लेकिन हाँ, ये कमिश्नरेट सिस्टम में दिक्कत नहीं है, आयुक्त प्रणाली में समस्या नहीं है। जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, नगर, जैसे दिल्ली में कमिश्नरेट सिस्टम है, यहाँ जो डीसीपी होते हैं वो एसपी के बराबर हैं, उनके पास मैजिस्ट्रेट पावर है। 144 धारा वही लागू करेंगे डीएम साहब। यहाँ के जो डीसीज हैं उनके पास नहीं। तो एग्मोट्स कैडर सिस्टम आप पढ़ लिए हो, जितने लोग हाथ उठाए थे, कोशिश करना एग्मोट्स में जाएं, है ना। तो उसको एक तो प्रायोरिटी देना है। प्लस 2 राज्य भारत के ऐसे हैं जो पूरे राज्य के स्तर पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, उसका नाम है तमिलनाडु और पंजाब। ये दोनों ही जबरदस्त पुलिस के लिए जगह है। ये नहीं कि जहाँ के रहने वाले हो, किसी में यूपी बिहार किसी भी बात सब में डीएम बैठा रहेगा, सर के ऊपर नाचता रहेगा, है ना, उसका इन्फ्लुएंस हमेशा रहेगा। हालांकि अब कमिश्नरेट सिस्टम अर्बन एरिया में, जैसे लखनऊ, ये सब में कमिश्नरेट सिस्टम होने लगा है। जोधपुर में है, जयपुर में है, लेकिन ये जयपुर, जोधपुर, लखनऊ, इसी से पूरा स्टेट कवर नहीं होता है ना। जैसे जयपुर एक जिला होगा, जयपुर शहर के मालिक मान लो कोई पुलिस वाला बन भी गया लॉ एंड ऑर्डर में, जयपुर में तो बहुत चीज़ है और वो तो डीएम ही देखेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब अंडरस्टैंडिंग सोच समझ के, क्योंकि इनिशियल डेज में क्या होता है कि हम भावना में अपनी प्रायोरिटी भर देते हैं। जॉब में जाने के बाद थोड़ा लगता है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। और बहुत ऐसे भी अकरेंस हुए हैं जब इसमें डीएम ने एसपी को अरेस्ट करवाया। भागलपुर राइट उसका एक एग्जाम्पल है ना। डीएम कुछ कहेगा, बात नहीं समझोगे तो आपको भी बताया ना, गोपनीय शाखा 2 मिनट बुला लेगा ब्रिगेडियर को, पहले ही नहीं को ले आओ, बांध ले, उसके बाद काम करवाएगा। थोड़ा सा तो अंतर है ही अभी। और ये अंतर इंडिया में भी अगले 50 साल तक मिटने वाला नहीं, जितना इन्फ्लुएंशियल ये है। मैं कोई मार्केटिंग एजेंट नहीं हुआ इसका, लेकिन आपको बस सच बता देता हूँ, क्योंकि इससे संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ज्ञान इसका हो जाना चाहिए, है ना। चलिए, विवाद का कारण पहला, विवाद के कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं और कुछ वास्तविक कारण हैं। वास्तविक कारण है, नीचे लिखिए मनोवैज्ञानिक कारण, उसमें डॉट डॉट दे दीजिए। पहला, निदेशालय के अधिकारियों को, निदेशालय के अधिकारियों को ऐसा प्रतीत होता है कि वे मंत्री से दूर हैं और उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। दूसरा पॉइंट, सचिव कॉमा संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव जैसा पद नाम निदेशालय के अधिकारियों को बड़ा आकर्षक लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, निदेशालय को ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर सचिवालय के आईएएस अधिकारी निदेशालयों के गैर आईएएस निदेशालय के गैर आईएएस अधिकारियों को परिधि पर रखते हैं, पेरिफेरी में परिधि पर रखते हैं, हाशिए पर रखते हैं, परिधि पर रखते हैं, है ना। मतलब डेलिबरेटली दे कॉर्नर्ड द नॉन आईएएस ऑफिसर्स, ऐसी फीलिंग
है ना। नीचे एक सब टाइटल दीजिए, वास्तविक कारण, अंडरलाइन कर दीजिए। ये तो कुछ साइकोलॉजिकल है, कुछ वास्तविक कारण भी है झगड़े का। पहला डॉट, निदेशालय के प्रशासनिक अध्यक्ष अर्थात निदेशक, निदेशक या महानिदेशक, निदेशक या महानिदेशक के पद पर आईएएस अधिकारियों का प्रभाव, आईएएस अधिकारियों का प्रभाव दिखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने कृषि की पढ़ाई की, पीएचडी किया और पीसीएस का एग्जाम लिख करके एग्रीकल्चरल ऑफिसर बना, प्रमोट होते होते क्या बनेगा, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर, आरडीडी, डायरेक्टर नहीं बन पाएगा एग्रीकल्चर के डायरेक्टर। वो कोई कम उम्र का लड़का बैठा होगा या लड़की, आईएएस होगा, मुस्कुरा रहा होगा। कृषि का ज्ञान ज्यादा किसके पास, नीचे वाले के पास। और आप लोग जैसे कृषि पढ़ते ही हो, आपके पास भी कुछ, आप बोलोगे हमने भी इतना जानते हैं, है ना, एनकेपी का रेशियो क्या है, कैसे होगा, क्या होगा, मृदा की अवसंरचना, ये वो भूगोल हम भी पढ़े, मौसम सब हमें मालूम। तो ऐसा है डिप्टी डायरेक्टर साहब, ये नहीं मैं जो बता रहा हूँ ऐसा करिए और उसको एग्जीक्यूट करिए, ज्यादा आर्गुमेंट मत दीजिए। तो उसको कैसा फील होगा कि भाई इतना पढ़ाई किया और ये जो कम जानता है ये हमारे माथे पर बैठा। इंडिया में ऐसे ही रैंक क्लासिफिकेशन है ना, ज्यादा जानोगे तो ऊपर बहुत जल्द नहीं जा पाओ, इससे भी कम जानोगे तो नेता, फिर मंत्री, प्रधानमंत्री, यानी कि तो यहाँ पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको रखना है और सबसे ऊपर आप चलेगा, ये झगड़ा होता है। दूसरा, निदेशालय एवं सचिवालय के, निदेशालय एवं सचिवालय के अधिकारियों के वेतन एवं सेवा की शर्तों में, वेतन एवं सेवा की शर्तों में अंतर होता है, अंतर होता है। सचिवालय के अधिकारियों को बेहतर, इसी में लिख दीजिए, सचिवालय के अधिकारियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चीज समझ रहे हैं, आपको लगता है कि आप आईएएस बनेंगे तो अथॉरिटी आपको मिल जाएगी, उसके साथ पैरेलल इतनी चीजें आपको मिलती हैं ना जो बनने के बाद आपको फील होगा। अब जैसे आप दिल्ली के जैसे जगह पे अगर आप एडमिट्स कैडर के मेंबर हो और यहाँ पे आईएएस बनते हैं, तो दिल्ली के बड़े बड़े जो क्लब हैं, जैसे रोशन आरा क्लब, एकदम सुपर वीवीआईपी, एकदम इलीट। आप जिस दिल्ली को देख रहे हैं गरीब टाइप की दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है ना। ये सब जो है ना, ये हुंडई, होंडा, ये मारुति सुजुकी की दिल्ली नहीं, लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू, है ना, रोल्स रॉयस वाली दिल्ली जो है, आनंद लोक, सुंदरवन, कभी घूमने जाओगे तो लाइन से मर्सिडीज खड़ी होगी, मर्सिडीज की कोई वैल्यू ही नहीं होगा। मैं उधर की बात कर रहा हूँ, संडे को देख लेना प्रॉपर्टी का रेट, आनंद लोक का ऐसा का क्या है, एक एक घर का, कोठी का, जो सबसे गरीब टाइप का प्रॉपर्टी होगा 261 करोड़ लिखा होगा उसमें, अगर खरीदने का मन हो किसी का तो ऐसा होता है। और इत्तेफाक से चीफ सेक्रेटरी सब चाहे गोल्फ लिंक में या ऐसे जगह पे होते हैं, अगर आप जाकर रिसर्च करोगे तो प्रेस करोगे बटन तो कोई ना कोई रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी निकलेगा, ये भी है ना। तो अब ये बेनामी प्रॉपर्टी अपने नाम से तो होगा नहीं, अगर आप इन्वेस्टिगेट कर दोगे तो होगा कि हमारे फूफा फूफी, उनका इतना मुर्रा भैंस था, इतना खेती था, उस पर टैक्स लगता नहीं है, उस धन से खरीदा गया, प्राचीन काल से चला। लेकिन वो सब इसका होता जो ब्यूरोक्रेसी में होगा। एक चैप्टर आएगा भ्रष्टाचार, उस दिन बातें होंगी ये सब। ठीक है, तो ऐसे दिल्ली की बात हो रही है। उन लोगों को जो मेंबरशिप मिलता है ना, वो सब क्लब का नाम ये सब मैं बोल रहा हूँ। अब आप कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, आपको मेंबरशिप मिलेगा ही नहीं, पैसा देते देते आप रह जाइए, नहीं मिलेगा। और सुपर एलीट दिल्ली के पुराने जो लोग होते हैं, वीवीआईपी की बात, वीआईपी की बात नहीं हो रही, एकदम ऊपर वाले। ठीक है, मतलब सुष्मिता सेन भी चाहेंगे ना, उनका अगर घर है तो नहीं मिलेगा। गुलमोहर पार्क में हरिवंश राय बच्चन जी का घर खरीदा हुआ था तो वो मेंबर थे। तो अगर वो कोई मेंबर उसमें से एक्सपायर होगा तभी वो किसी को ट्रांसफर होगी, वो भी उस समय बहुत आपको पैरवी, बहुत पैसा, बहुत चीज करना पड़ेगा तो होगा। और कुछ नहीं करना है, बस आई एम सॉरी बन जाओ। सारे क्लब में एक्सेस है सिविल सर्वेंट्स को इस लेवल के, है ना। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, मतलब रोशन आरा क्लब हो, ली मेरिडियन क्लब हो, कहीं पे भी जाओगे, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, अपोलो में आईएएस का वार्ड होगा, एम्स में जाओगे तो डायरेक्टर ही चलाएगा, दिखवा देगा, 2 मिनट में काम होगा। जहाँ भी घूमने जाओगे या तो सरकार की बेस्ट प्रॉपर्टी होगी वहाँ, तो सरकार का ही कोई एकेडमी होगा, वहाँ पे जगह मिल जाएगा। नहीं होगी तो जो होटल होगा ना, उसमें लॉबिंग करके आईएएस अधिकारी बनाए हों। तो अगर गए आप मनु महारानी में, आप हिमाचल तो आप उत्तराखंड घूमने चले जाइए, नैनीताल, सबसे अच्छा होटल है मनु महारानी, जिसका लोकेशन बिल्कुल ओवल शेप में दिखता है, लेक, 30-30 हज़ार के कमरे हैं। आईएएस बन के जाओगे कितने में मिलेगा?
₹75 है ना, वो एक नॉमिनल कॉस्ट है, इतने में मिल जाता है। तो इसकी फ्रिंज बेनिफिट्स इतनी जबरदस्त है ना कि जितने हैं वो सब चाहते हैं कि हमें आईएएस वाला सैलरी मिल जाए। प्रोफेसर जिनको ज्यादा पैसा मिलता है वो भी डिमांड करते हैं कि जब प्रोफेसर को ज्यादा मिलता है बोलते हैं कि पैसा काट दीजिए, ये सब दे दीजिए, आप जो ये सब दिए हैं इसको वही हमें मिल जाए। सबको कैसे मिलेगा? क्योंकि वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जब भी वेतन आयोग बनता है ना 10-11 साल के बाद, तो उसमें आईआरएस जाते हैं कि सर हमें तो पैसा दे ही दीजिए इनके बराबर, हम तो कमाते हैं। आईआरएस तो खून चूसने वाले हैं, देते हैं भाई टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी, सीबीएसई आपको पता है। तो फिर कहते हैं कि हाँ हाँ आप दे दीजिए, अपना ज्ञापन दे दीजिए, देखते हैं लेकिन अंत में कुछ ना कुछ भेदभावकारी वेतनमान आ जाएगा। क्योंकि ये जो है ना कि राजा और प्रजा का अंतर, ये अभी 50 साल तक इस देश में जाने वाला नहीं। इसमें बन जाओ, मैं बता रहा हूँ, है ना, इसके जैसा कुछ है नहीं। और बन जाओगे तो हर दिन फिल हो, इसी के लिए मेहनत करो और कुछ मत करो, लाइफ सिर्फ यही करो, ठीक है। तो ये कहानी है, इनको पैसा वैसा थोड़ा उस तरह से नहीं मिलता ये सब, या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस नहीं बन पाते तो विवाद होते हैं। अब दूर करने के लिए हमने ढेर सारे आयोग बनाए, ठीक है। लिख दीजिए सुधार के उपाय, सुधार के उपाय। ये किसी ने पूछा है डीसीएलआर के बारे में, ये बिहार से रहने वाले होंगे, वहीं पे ये पद होता है डीसीएलआर, है ना। ये डिप्टी कमिश्नर लैंड रेवेन्यू है डीसीएलआर, ये राजस्व प्रशासन से संबंधित होता है। और ऐसे जगह पे जहाँ पे एसडीएम बनाए जाते हैं जैसे यूपी वगैरह, वहाँ पे रेवेन्यू यही देखे, डीएम के नीचे का व्यक्ति है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए सुधार के उपाय लिखिए। उपर्युक्त चुनौतियों के संदर्भ में, उपर्युक्त चुनौतियों के संदर्भ में, चुनौतियों के संदर्भ में सुधार के उपाय हेतु 1966 में गठित 1966 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, है ना, ब्रैकेट में लिख दीजिए पहले अध्यक्ष मोरारजी देसाई ऑब्लिक वास्तविक अध्यक्ष के हनुमंथैया। पहले अध्यक्ष मोरारजी देसाई, वो डिप्टी पीएम बना दिए गए तो रिजाइन किया उन्होंने, वास्तविक अध्यक्ष के हनुमंथैया, है ना। बंद। 1966 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्नांकित सुझावों को प्रस्तुत किया है, निम्नांकित सुझावों को प्रस्तुत किया है। पहला, सचिवालय एवं निदेशालय, नंबर 1, सचिवालय एवं निदेशालय के अधिकारियों का एक दूसरे में परस्पर पदस्थापन, म्यूचुअल ट्रांसफर, परस्पर पदस्थापन किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो डायरेक्टरेट वाले को सेक्रेटेरिएट में, सेक्रेटेरिएट को डायरेक्टरेट में, ऑफिसर्स का अदला बदली, ताकि ये ना लगे कि मंत्री से दूर हैं, दिल की दूरी ना फील हो, है ना। साइकोलॉजिकल बीमारी का ऐसा ही इलाज हो सकता है। दूसरा, और ये सब चीज कभी प्रीलिम्स में भी लिख सकते हैं, आजकल सवाल बना रहे हैं फर्स्ट एआरसी वगैरह के रिकमेंडेशंस पर, उधर भी ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में सचिवालय एवं निदेशालय, सचिवालय एवं निदेशालय के कार्यालयों की अवस्थिति होनी चाहिए, है ना। मतलब एक ही जैसा सीढ़ी हो, मान लो रेड कारपेट लगा हो, डीजीपी साहब चढ़ के बाएं मुड़ते हो, एक ही जैसा ऊंचाई वाला कुर्सी, उसमें सारा व्यवस्था, कर्टेन एक जैसा। ऐसे ही चीफ सेक्रेटरी का भी हो दाहिने साइड में, या गृह सचिव का तो ऐसा फील नहीं होगा, ये भी एक उपाय है। तीसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत, समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर चलते हुए एक जैसे कार्यों के लिए, एक जैसे कार्यों के लिए दोनों संगठनों के अधिकारियों को
दोनों संगठनों के अधिकारियों को वेतन एवं सेवा की शर्तें दी जानी चाहिए। वेतन एवं सेवा की शर्तें दी जानी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, जैसे आप डीपीएसपी में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, लेकिन वो महिला पुरुष के लिए होता है। लेकिन सिर्फ वही एक सिद्धांत होगा ऐसा नहीं, एक जैसा डिफिकल्टी लेवल है तो दोनों ही के अधिकारियों को एक जैसा सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट, दोनों संगठन के अधिकारियों का प्रशिक्षण सत्र एक साथ होना चाहिए। एक साथ होना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हिलअप हो जाता है, जो आपस में खटास है ये दूर हो जाता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, निदेशालय के अधिकारियों के पद नाम डेजिग्नेशन में सचिव जैसे शब्द जोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जोड़ा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए महानिदेशक सह सचिव। जैसे सिर्फ आप बोलते हैं महानिदेशक तो ठीक नहीं, सह सचिव लगा दीजिए, है ना, डायरेक्टर जनरल कम सेक्रेटरी। तथा निदेशक सह, उससे नीचे वाले को निदेशक सह संयुक्त सचिव इत्यादि। मध्य प्रदेश में यह प्रयोग, इसी में लिख दीजिए, मध्य प्रदेश में यह प्रयोग सफल हुआ था और इसे पूरे भारत में नकल करने का सुझाव प्रथम एआरसी के द्वारा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया। ठीक है, बस एक प्रश्न लिख दीजिए, छुट्टी है। राज्य सचिवालय एवं निदेशालय, राज्य सचिवालय एवं निदेशालय, राज्य सचिवालय एवं निदेशालय के बीच विवाद के कारणों को चिन्हित करें, आइडेंटिफाई करें, पहचानें, चिन्हित करें और इसे दूर करने हेतु प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करें। 250 शब्द और 15 नंबर। कल छुट्टी है रिवाइज करने के लिए और परसों टेस्ट है आपका। ठीक है, थैंक यू।